हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एससीएम का पेपर हुआ। इजी बट बहुत लेंदी पेपर था। चलो इस पेपर के एमसीक्यूज़ के आंसर्स क्या होने चाहिए, साथ में सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होने चाहिए समझ लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन जैसे आमतौर पे होता है एमसीक्यू का क्वेश्चन था, 15 एमसीक्यूज़। उसके आंसर समझ लेते हैं क्या है। पहला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिटरमाइंस द कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। कंपनी का कंपैरेटिव पोजीशन उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब उसने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे सेल्स किए, कम किए, उसकी कंपैरेटिव पोजीशन कौन सी इसमें से समझ में आती है। तो पहला ऑब्वियसली उसका दिया था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या करता है कि हमारी जो कोई भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है उसके ड्राइवर्स क्या है और वो ड्राइवर्स किस वजह से इफेक्ट करते हैं वो समझने की कोशिश करता है। तो ये उसका आंसर नहीं हो सकता। वैल्यू चेन एनालिसिस बोलता है कि जो मैं खर्चा कर रहा हूँ क्या ये प्रोडक्ट की फाइनल प्रोडक्ट के अंदर क्या ये वैल्यू ऐड करता है, क्या इज़ दैट कॉस्ट एडिंग द वैल्यू टू द फिनिश प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर को उसका बेनिफिट हो रहा है क्या। हर खर्चा करना ज़रूरी नहीं है, उसमें से वैल्यू ऐड होना ज़रूरी है। ये वैल्यू चेन एनालिसिस से समझ में आता है। कॉम्पिटिटिव वैल्यू एनालिसिस वही करता है पर हमारे खुद के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करता, वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है। उसका एक्चुअली खर्चा कहाँ पे हो रहा है कि उसके प्रोडक्ट को हम समझ लेते हैं ताकि उसमें से कुछ खामियां निकाल सके और उस चीज़ों में हम कैपिटलाइज कर सके। तो ये भी उसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, जहाँ पे हम हमारी पोजीशन को समझते हैं हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंड वी कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ताकि हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ सके, ओवरऑल पोजीशन समझ में आ सके। सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज सी ऑप्शन। Next question was Rotis Limited, a manufacturing company, has a break-even point when the sales are rupees 12 lakhs and fixed cost is 480। फिलहाल बोलता है कंपनी के सेल्स है 12 लाख रुपए के, उसकी फिक्स कॉस्ट है 480 की। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड द सेल्स ऑफ द कंपनी आर 40% एंड 5 लाख यूनिट्स, हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है और हमने एक्चुअल में 5 लाख यूनिट्स बेचे हैं। व्हाट विल बी द सेल प्राइस पर यूनिट, तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी। तो बच्चों तुमको समझ में आता है, हमने 5 लाख यूनिट्स बेचे हैं जिसमें से हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल्स कितने हैं, तो 40% है। 5 लाख का 40%, 2 लाख यूनिट्स ऐसे सेल्स है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल्स है। और सबको समझ में आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन के बाद शुरू होती है। तो 5 लाख में से लास्ट के 2 लाख के सेल्स पे अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब 3 लाख यूनिट्स में हमने ब्रेक इवन किया रहेगा, मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना आना चाहिए, तो इट इज़ 3 लाख यूनिट्स आना चाहिए। जबकि क्वेश्चन ने खुद ही आपको ब्रेक इवन सेल्स दे के रखे हैं, पर वो रुपीज़ में देखे रखे हैं। 12 लाख रुपये के सेल्स है, तो 12 लाख रुपये के ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ है, जबकि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज़ 3 लाख यूनिट्स। तो 3 लाख यूनिट्स को बेच के अगर 12 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो मतलब भी हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 रुपीज़ होनी चाहिए। 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज 4 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कॉस्ट इज इंकर्ड व्हेन द इन्फीरियर प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जब भी हम खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं तभी कौन सी क्वालिटी कॉस्ट इंकर होती है। समझ में आता है सबको। 4 तरीके की क्वालिटी कॉस्ट होती है। पहली प्रिवेंशन, जो बोलती है काम करने के पहले इंश्योर करो कि गलत काम ना हो, दैट इज़ प्रिवेंशन कॉस्ट। लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि वो अच्छे काम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। अप्रेजल कॉस्ट बोलता है काम शुरू करने के पहले देखो कि बाबा जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गलतियाँ सुधारने से अच्छा है काम करते हो गलतियों को ना करो, वो अप्रेजल कॉस्ट में आता है। इंटरनल फेलियर आता है जब भी गलती हुई है पर वो गलती हमको खुद को ही पता है, तभी हम उसके ऊपर रिवर्क करते हैं या रिजेक्ट के ऊपर और कुछ काम करते हैं, तो दैट इज़ इंटरनल फेलियर। एंड द वर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इज़ एक्सटर्नल फेलियर, जहाँ पे वो गलती कस्टमर के सामने जाने के बाद पता चलती है और फिर उसके बेसिस पे वो हमसे एक तो क्लेम लेता है या हमारा रेपुटेशन ख़राब होता है। तो क्वेश्चन बोलता है व्हेन द इन्फीरियर प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, कस्टमर को डिलीवर करने के बाद जो गलती पता चलती है वो कौन सा हो गया, ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल फेलियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज DASN लिमिटेड ऑपरेट्स अ थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। थ्रूपुट अकाउंटिंग के ऊपर का क्वेश्चन आया था। तो डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट MB पर यूनिट आर एज अंडर, सेलिंग प्राइस है 50, मटेरियल कॉस्ट है 20, कन्वर्जन कॉस्ट इज 15। इफ़ द टाइम ऑफ द बॉटलनेक रिसोर्स इज 10 मिनट्स, 10 मिनट लगता है एक प्रोडक्ट को जिसकी कमी है हमारे पास, व्हाट विल बी द रिटर्न पर आवर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रिटर्न पर आवर, 1 घंटे के पीछे हमारा कितना रिटर्न आएगा। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वही निकालेंगे, पर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही आती है। जो कन्वर्जन कॉस्ट है जैसे लेबर कॉस्ट, इन सारी चीज़ों को वो एज ए पीरियड कॉस्ट करके ट्रीट करता है।
तो इसी वजह से थ्रूपुट अकाउंटिंग के हिसाब से व्हाट इज माय फिगर ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 माइनस जस्ट मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स ऑफ 20 रुपीज़। रिमेंबर ऑल अदर वेरिएबल, मतलब जो तुम्हारा लेबर का खर्चा, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पीरियड कॉस्ट करके ट्रीट करते हैं। तो 50 माइनस 20 30 रुपीज़ पर यूनिट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, बट दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड दे वांट द रिटर्न पर आवर। तो अब एक घंटे में कितने यूनिट्स बनाते हैं वो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोला एक प्रोडक्ट को 10 मिनट, तो ऑब्वियसली 60 मिनट में हम घंटे में 6 यूनिट बना पाएंगे एंड 30 into 6 द आंसर इज 180 रुपीज़ इज द रिटर्न पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ फैक्ट्री वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंज्यूम्ड, ये एक्चुअल में कितना कंज्यूम किया हमने, 1100 किलो ऑफ मटेरियल एट ₹8 पर kg। मतलब बच्चों मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गई 8800 रुपीज़, मैंने 8800 रुपये खर्च किए फॉर प्रोडक्ट एक्स, रिजल्टिंग इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ 2200 फेवरेबल एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ 1000 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस 2200 फेवरेबल है, यूसेज वेरिएंस 1000 एडवर्स है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, तो हमारा जो स्टैंडर्ड सेट हुआ था उसके हिसाब से हमारा खर्चा कितना होना चाहिए था। तो बच्चों मैंने एक्चुअल में 8800 खर्च किया है। हमको सबको पता है प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस दोनों मिलके जो आता है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। कॉस्ट वेरिएंस के 2 टुकड़े होते हैं। तो 2200 फेवरेबल प्राइस वेरिएंस है, 1000 एडवर्स यूसेज वेरिएंस है। सो द नेट आंसर इज 2200 फेवरेबल प्लस 1000 एडवर्स इज 1200 फेवरेबल। तो बच्चों अभी सिंपल है, 8800 का मैंने खर्च किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, लॉजिक से सोचो। आई वी स्पेंड 8800 एंड समवन इज सेइंग मी दैट योर ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस इज 1200 फेवरेबल। मतलब 8800 खर्च करने के बाद आपने 1200 रुपये बचाए कंपनी के। तो कोई मुझे पूछेगा कि सर कितना खर्चा करना चाहिए था, तो ऑब्वियसली 8800 प्लस 1200, 10,000 खर्चा करना चाहिए था और मैंने 8800 किया, इसी वजह से तो 1200 रुपये फेवरेबल आया। मेरे 1200 रुपये बच इसके लिए गए बिकॉज मेरा एक्चुअल खर्चा जो है वो कम था जबकि मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा था। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 120 यूनिट्स ऑफ सेमी कंडक्टर आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। 120 यूनिट्स बेचने पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है मोनोपोली मार्केट में। द फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड इज 80,000 और हमारी फिक्स कॉस्ट 80,000 थी। द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मोनोपोली मार्केट इज एज हाई एज 3/4 ऑफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो बोलता है इट इज़ एज हाई एज 3/4 ऑफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट। जितना वेरिएबल कॉस्ट है उसका 3/4 कॉन्ट्रीब्यूशन है। और पूछ रहा डिटरमाइन द टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 3/4 है वेरिएबल कॉस्ट का। मतलब अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट x है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 3/4 ऑफ x होगा। 3/4 इज 3/4 इज 0.75x। तो बच्चों मेरी वेरिएबल कॉस्ट x है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 0.75x है। आई नो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर आई कैन से सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब x रुपये खर्च करने के बाद अगर मेरे को 0.75 बचते हैं, मतलब मैंने 1.75 में बेचा, तो मैं 1.75x इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। वापस वही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। आपको डेटा कितनी यूनिट्स का दिया है, 120 यूनिट्स का दिया है, तो 120 यूनिट्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने को लिए इस यूनिट्स को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपना आया था 0.75। सो मैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 120 इंटू 0.75x माइनस फिक्स कॉस्ट विच इज़ गिवन टू यू विच इज़ 80,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट विच इज़ अगेन गिवन टू यू विच इज़ 1 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे, 80,000 उधर आएगा तो 180 होगा एंड 120 इंटू 0.75 इज 90x। सॉल्व करेंगे तो x आएगा 2000। पर ये आने के बाद घाई नहीं करना, ये फाइनल आंसर है कि नहीं वो समझ लेना। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, डिटरमाइन द टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमको x की वैल्यू आई है, पर बच्चों हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी, 1.75x थी। तो यू शुड मल्टीप्लाई 2000 बाय 1.75, यू गेट द फिगर ऑफ 3500 विच इज द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस वाला क्वेश्चन था। एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट इज गिवन बाय एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3x² प्लस x प्लस 8 इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x। जब ये x आउटपुट है तभी ये हमारी एवरेज कॉस्ट आ रही है। इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज ₹23, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट 23 रुपये है, तो बताओ कि मेरे यूनिट्स कितने रहेंगे। तो बच्चों मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, पर वो डिफ्रेंशिएशन कौन सी कॉस्ट का होता है, वो डिफरेंशिएशन जो होता है वो टोटल कॉस्ट का होता है। क्योंकि टोटल कॉस्ट अगर 100 यूनिट्स की पता है और 101 यूनिट की पता है, तो जो 101st यूनिट है उसका डिफरेंस जो है वो तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट बताएगा। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यू फर्स्ट रिक्वायर टोटल कॉस्ट। यू हैव बीन गिवन एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट से पहला मेरे को निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। तो ये तो अपने को सबको पता है कि जैसे अगर मैंने 1,000 रुपये का खर्चा किया है, टोटल कॉस्ट है मेरी 1,000 रुपया, और मैंने अगर 100 यूनिट्स बनाए, मेरे यूनिट्स है 100, तो मेरी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आएगी 10 रुपया।
which means I know total cost upon units is equal to average cost. Correct or incorrect? So can in other words I say therefore total cost is equal to units multiplied by average cost. Average cost को unit से multiply करेंगे तो total cost आएगी. तो ये जो average cost आई है उसको बस number of units से multiply करो जो x है तो आपको total cost मिलेगी. तो it is 1/3 x cube plus x square. 1/3 x square का x cube होगा, x का x square होगा और 8 का 8x होगा. तो दिस इज़ माई टोटल कॉस्ट. अभी बस इसको क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि हमको मार्जिनल कॉस्ट मिले. तो इफ़ आई कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ये 3 नीचे आएगा तो इट इज़ 3/3 x स्क्वायर प्लस ये 2 नीचे आएगा तो इट इज़ 2x प्लस 8. तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कितनी देखिए रखिए 23. चाहिए तो हम इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं या फिर इजी तरीका क्या है बस इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ देख के डाल के देखना 3, 4, 5 जो कुछ भी है जहाँ पे आंसर 23 आएगा वो आपका आंसर है. तो इसका आंसर देखो ऑप्शन बी ए आ रहा है 3. क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा. 9 + 3 × 2 is 6. तो 9 + 6 is 15. 15 + 8 is 23. Hence the answer to this question was option A. I hope the question is clear to everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था एक्चुअली, फाइनल के लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था. क्या बोल रहा है? केएल कंपनी कॉस्ट ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट हैज ऑलवेज बीन चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. पुराना तरीका इनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बेस लेके कॉस्ट को बांटना था. रिसेंटली ओपिनियन गैदर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल मैनेजर इंडिकेटेड द नंबर ऑफ न्यू हायर्स माइट बी द बेटर प्रेडिक्टर ऑफ पर्सनल कॉस्ट. रिसेंटली क्या तय किया गया कि न्यू हायर्स के बेसिस पे जो नए लोग आ रहे हैं उनके बेसिस पे ही कॉस्ट को बांटो. तो न्यू हायर्स का डेटा दिया है तुम्हारे सामने. तो टोटल पर्सनल डिपार्टमेंट कॉस्ट इज 2 लाख. अगर टोटल कॉस्ट 2 लाख है, द नंबर ऑफ न्यू हायर्स इज कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ड्राइवर. अगर इसी न्यू हायर के बेसिस पे अगर हम बांटते हैं हमारी कॉस्ट को, व्हाट विल बी द कॉस्ट एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ए. तो डिपार्टमेंट ए को कितना खर्चा जाएगा. तो न्यू हायर्स का डेटा रेशियो क्या है? 8:12:5. तो टोटल इज 8 + 12 = 20 + 5 = 25, जिसमें से 8 ए के पास है. तो जो टोटल कॉस्ट होगी 2 लाख इंटू 8/25 करेंगे, ये ए डिपार्टमेंट को बांटा हुआ खर्चा है. तो आंसर इज 64,000. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CPM पर्ट के ऊपर का क्वेश्चन था, पर्ट के ऊपर का बेसिक क्वेश्चन था. बोलता है ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ एन एक्टिविटी रेस्पेक्टिवली आर 4 days and 16 days. ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इज़ 4 and बी इज़ 16. वरायंस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज एज फॉलोज. ध्यान से पढ़ना है. वरायंस पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वरायंस पूछ रहा है. वरायंस का फॉर्मूला इज एवरीवन नोज b - a/6 द होल स्क्वायर. तो बस वैल्यू डालेंगे. 16 - 4 इज 12. 12 divided by 6 is 2. 2 का स्क्वायर इज 4. सो द आंसर इज 4 days. 4 days इसका वरायंस है. नेक्स्ट सवाल वापस ईजी है, सिर्फ थोड़ा समझना है. द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट BOZ आर 12 days and 400 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. नॉर्मली काम करेंगे तो 12 दिन में ख़त्म होता है और 400 रुपये का हमारा खर्चा होता है. कॉस्ट स्लोप इज़ ₹80 पर डे. एक दिन कम करने का हम दिन का 80 रुपये देते हैं. कॉस्ट स्लोप का मतलब क्या? एडिशनल कॉस्ट पर डे. एक दिन के पीछे 80 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं. इफ़ द क्रैश कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी इज़ ₹560. अगर हम क्रैशिंग करने के बाद 560 रुपये का हमारा खर्चा होता है. व्हाट इज़ द क्रैश ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. तो बताओ जल्दी करने के बाद ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में ख़त्म होगा. तो सिंपल है बच्चों, बिना क्रैशिंग के 400 दिनों में ख़त्म हो रहा था. क्रैशिंग करने के बाद 560 डेज़ में ख़त्म हो रहा है. मतलब हमारा क्रैशिंग करने की वजह से 560 - 400 160 रुपीज़ का मेरा खर्चा बढ़ गया. आई इनकर्ड एडिशनल कॉस्ट ऑफ 160 रुपीज़. जबकि एक दिन बचाने का मेरा 80 रुपया, एक दिन कम करने का मेरा 80 रुपये का खर्चा होता है. और अगर मैंने टोटल 160 रुपये का मैंने खर्चा एक्स्ट्रा किया है, मतलब भी मैंने 2 दिन कम किए प्रोजेक्ट से. 160 divided by 80. आई रिड्यूस 2 days फ्रॉम द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. तो अगर मेरा नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 12 days था और मैंने अगर 2 दिन कम किए तो अभी मेरा प्रोजेक्ट 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज 10 days. अगली वाली थियरी क्वेश्चन से बच्चों, जहाँ पे आपका आपने अगर मॉड्यूल सही पढ़ा रहेगा तो आपको इसके आंसर आ जाने चाहिए. मॉड्यूल के अंदर इन सब की चीज़ें छुपी हुई है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्प्रेडशीट. तो क्विप है, MS एक्सेल तो सबको पता है स्प्रेडशीट है. गूगल शीट्स भी स्प्रेडशीट होती है जो आमतौर पे अभी इस्तेमाल की जाती है. इसका आंसर है E-Views. दैट इज़ नॉट अ स्प्रेडशीट. वैसे ही ये जो स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका आंसर पाइथन है. ये आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी बच्चों. इसके अंदर आपको ये थियरी के अंदर आपको ये 2-3 MCQ मिल के आते हैं. अभी नाउ इट इज़ कि आप कैसे वेट करते हो, आप थियरी पढ़ने में कितना टाइम डालते हो, क्योंकि आपको 3, 4, 5 मार्क्स तो आएंगे इसमें से, पर उसके लिए आप समय कितना दे रहे हो और आप कितना रिकॉल कर पाओगे, ये उसके ऊपर आपका इसका चॉइस डिसाइड होता है, डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग का था. बोलता है लोनेक्स लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हैज़ डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड जस्ट कंप्लीटेड अ मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट 16 यूनिट्स. हमने पहले 16 यूनिट्स बनाए हैं.
इफ़ द फर्स्ट यूनिट टुक 6 आवर्स, पहले यूनिट को 6 घंटे लगे हैं to manufacture, and the first 16 units took 62.9856 hours, 62.9856 टोटल आवर्स है. फाइंड द लर्निंग रेट. लर्निंग रेट बताओ कितना है. लर्निंग थियोरी क्या, लर्निंग कर्व की थियोरी क्या बोलती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन डबल होगा तो इसके लिए देखो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 होगा. तभी ऐसे समय पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो कम होगी कांस्टेंट रेट पे, जिसको हम लर्निंग को परसेंटेज बोलते हैं. तो इसके लिए लगता है हमको एवरेज कॉस्ट. ऑब्वियसली भी पहले यूनिट का अगर टोटल टाइम 6 है तो उसका एवरेज भी 6 ही रहेगा, पर वैसे ही 16 यूनिट्स का भी अपने को जो लगने वाला है वो एवरेज ही लगने वाला है. तो मुझे पता है उसका टोटल टाइम 62.9856 है, उसको डिवाइड बाय 16 करेंगे तो ये उसका एवरेज आ गया. और अभी ये कम होते जाना है और फिर आपको देखना है कौन सा रेट डालेंगे तभी जाके ये 6 का 3.9366 होगा. तो इसका आंसर बच्चों कैलकुलेट करोगे द आंसर कम्स टू 90%. क्यों, पहले अगर आप 6 का 90% लोगे तो इधर आएगा 5.4 2 के लिए, बाद में इसके लिए लोगे तो 5.4 का 90% लोगे, मैं लिख देता हूँ चाहिए तो एक के लिए 5.4 का 90% लोगे तो ये आंसर आएगा 4.86. इधर 4.86 का 90% लोगे तो आपका आंसर आएगा 4.374 और लास्ट में 4.374 का 90% लोगे विल गेट द आंसर 3.9366 जो एग्जैक्ट मैच करेगा. इसीलिए इसका आंसर बच्चों जो है वो 90% है, ऑप्शन सी. लास्ट के 2 वापस थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूल से आए हैं. इन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग फोरकास्ट टू गिव हायर वेटेज टू रीसेंट डिमांड इन्फॉर्मेशन द स्मूथनिंग कांस्टेंट मस्ट बी क्लोज टू 1. द आंसर हैज़ टू बी क्लोज टू 1. और लास्ट क्वेश्चन इसका है चिल्ड्रंस पार्क इन द सिटी विथ वेरियस सिग्नल्स एंड क्रॉसिंग इज सिमुलेटेड मॉडल ऑफ सिटी ट्रैफिक. दिस इज अ टाइप ऑफ एनालॉग सिमुलेशन. ये एनालॉग सिमुलेशन इसका आंसर है. तो दिस वर द MCQs ऑफ दिस क्वेश्चन विच वर फेयरली ईजी. कुछ थियोरेटिकल बेस वाले थे जो मॉड्यूल से आए, बाकी प्रैक्टिकल जो थे वो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से ईजी थे. तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे अभी हम समझने की कोशिश करते हैं. तो इसका अगला क्वेश्चन बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर का फुल फ्लेश क्वेश्चन था 14 मार्क्स का. देखते हैं, डेटा लिखते जाएंगे फिर हम बात करेंगे. बोल रहा है ग्रीन शाइन लिमिटेड ए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 50 ग्रेड सीमेंट. पहला जो प्रोडक्ट बना रही है वो 50 ग्रेड सीमेंट बना रही है फॉर विच द कंपनी हैज़ एन एश्योर्ड मार्केट, जिसका सेल कन्फर्म है. द आउटपुट फॉर 2024 हैज़ बीन बजटेड एट 1,80,000 यूनिट्स एट 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. फिलहाल बजट के हिसाब से हमने 1,80,000 यूनिट सोचे थे बनाऊंगा, जब मैं हमारी कैपेसिटी का सिर्फ 90% है, 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा है. द कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन द आउटपुट पर यूनिट इज एज फॉलोज. कॉस्ट शीट देके रखी है जिसमें सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल है, कंपोनेंट EX एक लगता है उसको बनाने के लिए. कंपोनेंट वो चीज़ होती है जो हम खुद ही बनाते हैं और हमारे फिनिश प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं. डायरेक्ट वेजेस दिए 7 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 28 रुपीज़. फैक्ट्री ओवरहेड में से कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी वही बात हो रहा है और एडमिन ओवरहेड का भी वो तो पूरी तरीके से फिक्स्ड है. और मैं बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेबर आवर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको. टू यूटिलाइज द आइडल कैपेसिटी. आइडल कैपेसिटी क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बोला था 90% कैपेसिटी हम यूज़ कर रहे हैं. द फॉलोइंग प्रपोजल वॉज पुट बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन. क्या प्रपोजल आया, एन ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड फॉर 6,000 यूनिट्स ऑफ, और एक प्रोडक्ट की ऑर्डर आई है 6,000 यूनिट्स की ऑर्डर आई है जिसका नाम है प्रोडक्ट 53 ग्रेड. ऊपर वाला जो था वो 50 ग्रेड था. सीमेंट एट ₹175 पर यूनिट. अभी उसका डेटा दिया, सेलिंग प्राइस उसकी 175 रहेगी. डायरेक्ट मटेरियल 56 पर यूनिट. डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 10 आवर्स पर यूनिट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू दिस प्रोडक्ट इज ₹14 पर यूनिट. S&D ओवरहेड 14 रुपीज़ है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. और ऊपर ही बोला था उसने कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को बांटते वक्त, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स को बांटते वक्त डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस लेके चलना. तो यही राइट वापस उसने रिआइट्रेट किया. द कंपनी एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट EX. बराबर ना बच्चों, ये कंपोनेंट था हमारे पास, ये हम खुद बनाते हैं. ऑफ विच इज रिक्वायर ऑफ विच 1 यूनिट ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ ग्रेड 50 ग्रेड सीमेंट. एक फिनिश प्रोडक्ट को 1 यूनिट लगता है कंपोनेंट का. द कॉस्ट यूटिल फॉर 15,000 यूनिट्स इज अंडर. 15,000 यूनिट्स जब भी हम बनाते तभी ये डेटा दिया है. तो आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट कितना आया, उसका 1,41,000 आया और ये 15,000 यूनिट्स का कॉस्ट है. तो इफ़ आई से व्हाट इज़ 141 डिवाइडेड बाय 15,000, तो द आंसर कम्स टू 9.4 जो फिगर यहाँ पे वो लोग ने ली है. देखेंगे, हम बात करेंगे बाद में. बोल रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज एनविसेज इन द बजट. बताओ फिलहाल के बजट के हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है. इवैल्यूएट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड स्टेट वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट. बताओ एक्सपोर्ट ऑर्डर को हम ले क्या नहीं ले.
and make an appraisal of the proposal to manufacture component EX and state whether the component EX should be manufactured in the factory or purchased from the market. लास्ट पार्ट में पूछ रहा है जो EX है वो तो चाहिए वैसे भी फिनिश प्रोडक्ट के लिए, जो पहला वाला प्रोडक्ट है, तो क्या बाहर से खरीदे या खुद ही बनाए. एज्यूम नो अदर ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इज अवेलेबल, मतलब इसके अलावा हम और उस स्पेयर कैपेसिटी का कुछ कर नहीं सकते. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ है. तो बच्चों बस इसका डेटा एक बार लिख लेंगे तो ईजी है. देखते हैं इसका आंसर कैसा है. देखो बच्चों, मैं डेटा पूरा कैलकुलेट करके रखता हूँ, फिर हम बात करेंगे. तो ऐसे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहा हूँ, फिर हम देखेंगे. टेक्निकली बच्चों देखा जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों दो ऑप्शन है. पहला तो दो प्रोडक्ट है, 50 ग्रेड है और 53 ग्रेड है. 50 ग्रेड में भी जो कंपोनेंट EX लग रहा है, एक तो हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फिर हम चाहिए तो उसको बाहर से खरीद सकते हैं. 53 ग्रेड में तो वो कंपोनेंट की सवाल ही नहीं आता. तो देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है. वेरिएबल फिक्स अलग अलग करता हूँ. तो स्टार्टिंग वही बोल रहा था, ग्रीनशाइन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 50 ग्रेड, जिसका एश्योर्ड मार्केट है. बजट के हिसाब से 90% कैपेसिटी यूज़ हो रही है और 1,80,000 यूनिट्स बना रहे हैं. क्या खर्चा है अभी उसका भी डेटा लिख देते हैं. उसका डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगता है, उसको 30 का लगता है. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 30 है. फिर आप वो कंपोनेंट को बाहर से खरीदो या खुद बनाओ. जो अदर मटेरियल है वो तो वैसे ही लगने वाला है 30 का. अभी आता है बच्चों कंपोनेंट EX का. अभी कंपोनेंट EX का आपको दिख रहा है 9.4, पर बच्चों ध्यान से देखोगे तो फिलहाल तो ये हम बना रहे हैं और एक आया भी था 9.4 विच इज़ 141 डिवाइड बाई 15,000 करेंगे तो 9.4 आ रहा था. पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि इस 9.4 के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स के अलावा फिक्स्ड ओवरहेड्स है 33,000 के. और फिक्स्ड ओवरहेड तो ओवरऑल बेसिस पे वही रहने वाले हैं और हम कहीं पे भी हमारी कैपेसिटी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं. तो फिक्स्ड ओवरहेड तो वैसे भी मैटर नहीं करता. करेक्ट. तो मैं अगर पूछूं मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है इसकी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ 30 प्लस 52,500 प्लस 25,500 विच इज़ 1,08,000 विच इज़ फॉर 15,000 यूनिट्स. तो इसका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 7.2. तो मेरा कंपोनेंट EX अगर मैं मैन्युफैक्चर करूँ तो उसका 7.2 पर यूनिट मेरा वेरिएबल कॉस्ट है. जबकि अगर मैं बाहर से खरीदूँ तो उसका परचेस प्राइस 7.9 दे के रखा है. तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को इधर ही दिख रहा है कि अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो मेरे को हमेशा EX को पहले बना लेना चाहिए. बाहर से खरीदने से अच्छा है उसको खुद बनाना बेटर रहेगा हमेशा. नीचे वैसे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ जो ओवरऑल बेसिस पे है. तो मुझे पता चला है कि मेरी कंपोनेंट EX से जुड़ी हुई मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी मेरे इसमें आने वाली है, वो 33,000 है. रिमेंबर फिक्स कॉस्ट किसी एक के लिए नहीं है, वो ओवरऑल कंपनी के लिए. इसके लिए सबका मिला के मैं टोटल लेके चल रहा हूँ. उसके अलावा अभी कौन सा खर्चा है. कंपोनेंट EX हो गया. डायरेक्ट वेजेस का 28 रुपीज़ है, 7 रुपीज़ पर आवर है. मतलब ये बच्चों सीधा दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट को 4 घंटे लगते हैं मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए. जो प्रोडक्ट अपना 50 ग्रेड है उसको एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 घंटे का समय लगता है. 28 रुपये का लेबर कॉस्ट है. कंपोनेंट कहीं से भी आए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए 28 रुपीज़ का लेबर लगने वाला है. वैसे ही ये 24 के फैक्ट्री ओवरहेड से 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है. वेरिएबल को पर यूनिट बेसिस पे लेना है, फिक्स्ड वाले को ओवरऑल बेसिस पे लेना है. 1,80,000 यूनिट्स का डेटा दिया है तो 180 इंटू 12 ये मेरा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया. वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का 16 रुपीज़ है, जिसका 75% वेरिएबल है. मतलब वापस 4 रुपये वेरिएबल हो गया. वो तो सेम 75% बोलेगा तो 12 रुपीज़ वेरिएबल हो गया. और 4 रुपये के हिसाब से 180 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई. और एडमिन ओवरहेड्स जो है वो 5 रुपये पूरे के पूरे फिक्स्ड है. तो 180 इंटू 5 9 लाख रुपीज़ का मेरा एडमिन ओवरहेड्स का खर्चा है जो फिक्स्ड है. सबको ऐड करेंगे तो कंपनी की ओवरऑल फिक्स कॉस्ट आती है 38,13,000. अच्छा, अभी मेरे कंपोनेंट मेरा जो 50 ग्रेड है उसका टोटल अगर मेरे को कोई वेरिएबल कॉस्ट पूछता है, अगर मैं खुद बनाता हूँ कंपोनेंट को तो मेरे को इसको ऐड करना है, और अगर मैं ख़रीदता हूँ तो इसको ऐड करना है. तो ऐड किया तो ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट. प्रोडक्ट तो वही है जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी दी है 130 पर यूनिट है. तो ये 130 की उसकी सेलिंग प्राइस है. तो दिस इज़ द फिगर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो आई कैन सी एज ऑफ नाउ कि अगर मैं EX को बना के प्रोडक्ट में इस्तेमाल करता हूँ तो 40.8 का कॉन्ट्री आता है. EX को खरीद के मैं प्रोडक्ट में इस्तेमाल करता हूँ तो 40.1 का ही कॉन्ट्रीब्यूशन आता है. मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन तो दोनों जगह पे पॉजिटिव है. वो प्रोडक्ट तो हमेशा बनाना ही चाहिए, पर उसके लिए गिवन द चॉइस पहला प्रेफरेंस हमेशा EX को बनाने के ऊपर होना चाहिए रादर देन खरीदने के ऊपर. डेटा एक बार कंपाइल कर लिया ना तो आगे के कैलकुलेशन ईजी है, याद रखना बच्चों. आगे बोल रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. क्वेश्चन ने नीचे भी बोला था वही लाइन कि एंड द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो हमने देखा था बच्चों एक प्रोडक्ट को 4 घंटा लगता है, जबकि मेरा एक प्रोडक्ट का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है तो 12 रुपये है.
तो कहना है नाउ से डायरेक्ट वेजेस पर आर 4 रुपये, एक प्रोडक्ट को 4 घंटे, एक प्रोडक्ट का 12 रुपये का कॉस्ट है, मतलब मेरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कितना आ गया, तो इट इज़ 3 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आर। 1 घंटा जहाँ पे फैक्ट्री काम करेगी 3 रुपये का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। तो ये डेटा भी हमने इस्तेमाल कर लिया। आगे बोल रहा है टू यूटिलाइज द आइडल कैपेसिटी एंड इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, द फॉलोइंग प्रपोजल वॉज पुट बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन। नया प्रपोजल है जिसमें बोल रहा है ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर 6000 यूनिट्स ऑफ 53 ग्रेड। एक और एक प्रोडक्ट आ रहा है 53 ग्रेड जिसके 6000 यूनिट्स का ऑर्डर आ रहा है हमारे सामने एट ₹175 पर यूनिट। उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी दी है आपके सामने, वो प्रोडक्ट अगर बेचेंगे तो 175 के हिसाब से बेचेंगे। डायरेक्ट मटेरियल इज़ ₹56 पर यूनिट, उस प्रोडक्ट को लगने वाला मटेरियल कितने का है, 56 रुपीज़ पर यूनिट का है। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगते हैं प्रोडक्ट को, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं 10 रुपीज़ 10 आवर्स पर यूनिट। एक प्रोडक्ट को 10 घंटे, लेबर का रेट क्वेश्चन ने दिया था तुमको, लेबर को 1 घंटे का 7 रुपये पे करते हैं, तो 10 × 7 70 रुपीज़ का लेबर आएगा। और अभी हमने ढूंढा कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आर, तो 10 घंटे का 3 रुपये के हिसाब से 3 रुपये के वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। इस प्रोडक्ट को कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। आगे बोल रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू दिस प्रोडक्ट इज ₹14। S&D ओवरहेड्स भी कितने दिए, तो 14 दे के रखे हैं। तो सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो सबको ऐड करूँगा तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है, तो 170 आता है। 56 + 70 + 30 इज़ 100, 156 + 14 इज़ 170। 175 में अगर हम उसको बेचेंगे तो 5 रुपये पर यूनिट का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उस प्रोडक्ट से। तो उसका आगे का जो डेटा था क्या बोल रहा था, एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। बाद में बोल रहे थे कंपनी एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट EX 1 यूनिट ऑफ विच इज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ 50 ग्रेड। वही है 1:1 का इनपुट आउटपुट रेशो है, जिसकी बेसिस पे इसके लिए हमने 1 यूनिट की ही कॉस्ट लेके चली है 7.2। अगर 2 लगते तो 7.2 × 2 किया जाता। द कॉस्ट डिटेल्स फॉर 15 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट EX इज एज फॉलोज। ये टेबल के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली है। द कंपोनेंट EX हाउएवर इज एप्लीकेबल फॉर परचेज इन द मार्केट एट 7.9। यही रीज़न की वजह से यहाँ पे हमने 7.9 ले लिया। तो बच्चों मेरा सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है, अभी बस मेरे को इसके आंसर्स ही निकाल के देने हैं। तो फिर चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है। 3 क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज एनविसेज्ड इन द बजट। अभी के बजट के हिसाब से क्या प्रॉफिट आएगा, तो अभी का बजट के हिसाब से हम बच्चों इसके 1,80,000 यूनिट्स बना रहे हैं। और क्वेश्चन बोल भी रहा है कि फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कंपनी एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट EX। तो जब भी कंपोनेंट EX मैन्युफैक्चर करते हैं हम हर यूनिट के पीछे कितने का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, तो 40.8 का। बच्चों दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉस्टिंग। आप हर बार हर क्वेश्चन को स्टैंड अलोन नहीं कर के हिसाब से सॉल्व करने से अच्छा है जो उसका डेटा है वो एक साथ कंपाइल करो। अभी इसी में से हम डेटा इस्तेमाल करेंगे और हर बार सॉल्व करेंगे, तो हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों 180 यूनिट्स हम बेच रहे हैं जिसके लिए कंपोनेंट EX को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ 40.8। तो फिलहाल के फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से मेरा 1,80,000 यूनिट्स पे 40.8 के हिसाब से 7344 का कंट्रीब्यूशन आएगा, जबकि फिक्स कॉस्ट ओवरऑल बेसिस पे कितनी इनकर होने वाली है 38,13,000। तो उसमें से 38,18 माइनस किया तो 35,31,000 इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इतना सा क्वेश्चन बन गया वो सॉल्व करने के लिए। तो करंट बजट के हिसाब से 35,31,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। सेकंड सवाल पूछ रहा है इवेलुएट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड स्टेट वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट। मतलब बताओ प्राइमा फेसी वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। एक्सपोर्ट ऑर्डर को हम ले सकते हैं क्या, और वो एक्सेप्टेबल है भी नहीं क्या नहीं, वो बताओ तुम। तो बच्चों अभी देखो सबसे पहला तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों हमने कहीं पे भी हमारी कैपेसिटी एक्सीड ही नहीं की है, करेक्ट ना। तो मतलब ही अगर मैं कैपेसिटी कहीं पे एक्सीड ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर होने वाली नहीं है। और इसी वजह से इस डिसीजन मेकिंग के लिए कि बाबा ये ऑफर एक्सेप्टेबल है या नहीं, फिक्स कॉस्ट इरेलेवेंट हो जाती है। तो आई कैन स्ट्रेट अवे मेक कैलकुलेशंस इग्नोरिंग योर फिक्स कॉस्ट। पर ऑब्वियसली उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि हमने हमारी कैपेसिटी कहीं पे एक्सीड नहीं की है ना। तो मेरे को सबसे पहले चेक करके देखना पड़ेगा, बहुत लोगों ने किया है नहीं किया पता नहीं, कि बाबा क्या ये 6,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्या उतनी कैपेसिटी है या नहीं। क्यों, ये कैसे पता चलेगा। तो कहीं पे क्वेश्चन ने बोला था कि हमने 90% कैपेसिटी यूज़ की है, तो बैलेंस 10% कैपेसिटी में इसको बनाने की कैपेसिटी है या नहीं वो समझ लेते हैं। और हमारी कैपेसिटी लेबर आवर्स के बेसिस पे डिसाइड हुई है। तो पहला तो मुझे समझना पड़ेगा कि फ़िलहाल मेरे कितने लेबर आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। गलती बहुत लोगों ने शायद से 4 घंटा 1 यूनिट का और 1,80,000 यूनिट्स के लिए 7,20,000 घंटे, इतने ही हमारे घंटे यूज़ हो रहा है ये सोचा रहेगा। पर बच्चों ये सही जवाब नहीं है। क्यों, क्योंकि फ़िलहाल हम
फिनिश प्रोडक्ट जो है हमारा 50 ग्रेड, उसके साथ साथ हम कंपोनेंट EX को भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है हम EX को भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 90% कैपेसिटी जो यूज़ हो रही है वो दोनों को बनाने के बाद इस्तेमाल हो रही है 50 ग्रेड को भी और कंपोनेंट EX को भी। तो कितना समय इस्तेमाल हो रहा है? तो EX का तो हमको पता था, अपना मेन प्रोडक्ट का तो हमको पता था 50 ग्रेड का एक प्रोडक्ट को 4 घंटे लगते हैं, तो वो मैंने लिख लिया। लेबर आवर्स पर यूनिट फॉर 50 ग्रेड इट इज़ 4 आवर्स। पर उसको कितने घंटे लग रहे हैं? तो उसका कैलकुलेशन ईजी है। देखो बच्चों, आपका डायरेक्ट लेबर है 50 to 500 रुपीज़ का, आप 50 to 500 रुपीज़ लेबर पे खर्च कर रहे हो, जबकि आपका लेबर का रेट कितना है? तो 7 रुपीज़ पर आवर है, एक घंटे का 7 रुपये हैं। तो अगर आपने 50 to 500 खर्च किया 7 रुपये के हिसाब से, मतलब है आप 7,500 घंटा काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग फॉर 7,500 आवर्स इन विच यू आर प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स ऑफ EX। तो 15,000 यूनिट्स के पर्सपेक्टिव से डेटा दे के रखा है। तो 7,500 आवर्स में 15,000 यूनिट्स बनते हैं, मतलब ये एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 0.5 आवर्स लगते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट EX टेक्स 0.5 आवर टू मैन्युफैक्चर, और वो कंपोनेंट फिर मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, जिसको एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 घंटे का समय लगता है। मतलब जो हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है उसको टोटल 4.5 घंटे लग रहे हैं, 4.5 आवर्स लग रहे हैं। आई रिपीट, कंपोनेंट EX का लेबर कॉस्ट है 50 to 500, द रेट पर आवर इज 7 रुपीज़ पर आवर। So in other words, we are working for 7,500 hours to produce 15,000 units, which means for 1 hour for 1 unit we are taking 0.5 hours for manufacturing EX, and this EX is used in main product, जिसको बनाने के लिए वापस 4 घंटे लगते हैं। तो टोटल 4.5 घंटे काम हो रहा है, और बजट के हिसाब से हम 1,80,000 यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब टोटल हम लोग 8,10,000 आवर्स काम कर रहे हैं। 8,10,000 आवर्स हमारा टोटल यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, जहाँ पे हम हमारी 90% कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट का जो 10% जो बाकी है स्पेयर कैपेसिटी, उसमें कितने घंटे बाकी रह गए? तो 90,000 आवर्स बाकी रह गए। तो वी स्टिल हैव द स्पेयर कैपेसिटी टू वर्क फॉर 90,000 आवर्स। जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है 6,000 यूनिट्स प्रोडक्ट जो ऑफर आया है, प्रोडक्ट 53 ग्रेड, उसका 6,000 यूनिट्स का ऑफर आया है, जिसका एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 घंटे का समय लगता है। मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल बच्चों 60,000 घंटे की ज़रूरत है, जबकि हमारी स्पेयर कैपेसिटी 90,000 आवर्स की है। तो हाँ, हम इस प्रोडक्ट की ऑफ़र को ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, कि बाबा हम सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी के पहले क्या हो, बनाने की कैपेसिटी है भी नहीं या भी नहीं, ये देखना उतना ही ज़रूरी है। तो हाँ, मेरे पास अगर स्पेयर कैपेसिटी विच इज़ विद इन स्पेयर कैपेसिटी, इसका मतलब हम उस ऑफ़र को ले सकते हैं। अभी ऑफ़र को लेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? तो सिंपल है बच्चों, वो जो प्रोडक्ट 53 ग्रेड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपीज़ था, उसकी कितनी यूनिट्स की ऑर्डर आई है? तो 6,000 यूनिट्स की ऑर्डर आई है। 5 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। और अभी हमने ऊपर बात की कि हमने कहीं पे कैपेसिटी एक्सीड नहीं की है, तो कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन है वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। इसका मतलब हाँ, कैलकुलेटिव बेसिस पे इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो लेने से 30,000 रुपये से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। करना चाहिए कि नहीं, वो नहीं, हम नहीं बात कर रहे। क्या हम कर सकते हैं? क्या लॉस मेकिंग होगा तो आगे का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लॉस मेकिंग है क्या प्रॉफिट मेकिंग है? तो नहीं, प्रॉफिट मेकिंग तो है। 30,000 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है हमारा, 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। तो हमको, अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं इस ऑप्शन की तरफ जा सकता हूँ। पर अभी क्या करें, ये करें क्या कुछ और करें? इसके लिए जो सवाल है वो लास्ट सवाल है। बोलता है मेक एन अप्रेजल ऑफ द प्रपोजल टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट EX एंड स्टेट वेदर द कंपोनेंट EX शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री और परचेज फ्रॉम द मार्केट, एज्यूम नो अदर यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटीज अवेलेबल। तो बच्चों लास्ट की 10% कैपेसिटी में अभी कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वो कंपोनेंट EX को मैन्युफैक्चर कर सकती है, या फिर यहाँ पे वो प्रोडक्ट 53 ग्रेड को बना के बेच सकती है। दोनों जगह में से उसका फ़ायदा ही होने वाला है, पर दोनों नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड अवेलेबल है। तो बताओ कि ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी में आप प्रपोजल का अप्रेजल करो और बताओ कि ये EX को बनाने के लिए इस्तेमाल करें या EX को बाहर से ख़रीदे और 53 ग्रेड को बनाएं। तो बच्चों बिकॉज हमारे पास लेबर आवर्स की शॉर्टेज है, हमको उसी को की फैक्टर को लेके सोचना चाहिए। तो इजी कैलकुलेशन है। तो ऐसे इवैल्यूएशन बिटवीन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ 53 ग्रेड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट EX। कंपोनेंट EX मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या, और 53 ग्रेड मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या। तो जैसे हम हमेशा कोई भी की फैक्टर के केस में करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालते हैं। एंड हाउ डू आई गेट कॉन्ट्रीब्यूशन? इट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 53 ग्रेड की तो सेलिंग प्राइस मेरे को पता है 175 है, जिसके सामने उसकी वेरिएबल कॉस्ट 170 है। कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट, जबकि एक प्रोडक्ट को बनाने को 10 घंटे लगते हैं। तो मतलब एक
घंटे के पीछे इधर 0.5 का बेनिफिट होता है। तो 53 ग्रेड का तो ईजी है। 50 कंपोनेंट EX के केस में कैसे सोचेंगे? तो बच्चों वापस वही चाहिए, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है माइनस आपकी कितनी कॉस्ट है। अभी देखो बेनिफिट बच्चों दो तरीके से हो सकता है, एक पैसा आने से बेनिफिट है या खर्चा बचाने से बेनिफिट है। इनफ्लोज कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो अवॉइडेड। तो वैसे ही बच्चों अगर मैं कंपोनेंट EX को अगर मैं मैन्युफैक्चर करूँ तो मेरे को कंपोनेंट EX को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं उसको ख़रीदता तो कौन से प्राइस पे ख़रीदता? तो 7.9 पर यूनिट के हिसाब से ख़रीदता। तो इफ़ आई डिसाइड टू मैन्युफैक्चर EX आई विल सेव द आउटफ्लो ऑफ 7.9 पर यूनिट, but to save that outflow I need to manufacture it, and its variable manufacturing cost we have already calculated, it is 7.2 per unit। तो बच्चों अगर मैं मैन्युफैक्चर करूँ तो मैं 7.9 बचा सकता हूँ, पर जिसके लिए मेरा 7.2 पर यूनिट का खर्चा होगा, मतलब मेरा अभी भी 0.7 बचेगा। दिस इज़ पर यूनिट, दिस इज़ 0.7 पर यूनिट, पर वो 0.7 पर यूनिट है। मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए, मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर चाहिए। तो मेरे को देखना पड़ेगा कंपोनेंट EX को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना समय लगता है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 0.5 आवर्स लगते हैं। तो बच्चों इफ़ आई एम सेविंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.75 पर यूनिट, जिसके लिए मेरा आधा घंटा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर बिकम्स 1.4। तो अगर मैं EX को बनाने के लिए इस्तेमाल करूँ तो 1 घंटे का ₹1.40 का फ़ायदा होगा, और अगर मैं 53 ग्रेड के लिए इस्तेमाल करूँ तो 1 घंटे का सिर्फ 50 पैसे का फ़ायदा होगा। तो मेरा रैंकिंग प्रेफरेंस मेरा किसको होना चाहिए? EX के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ होना चाहिए। मतलब बच्चों कंपैरिजन करने पे हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए जो स्पेयर कैपेसिटी है उसमें EX को ही मैन्युफैक्चर करो और हमारे फिनिश प्रोडक्ट में इस्तेमाल करो। 53 ग्रेड के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से हमको इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है। करेक्ट। और जितना तुम ज़्यादा EX मैन्युफैक्चर करोगे उतना तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट का सेल भी बढ़ सकता है एक तरीके से। तो लास्ट में वही लिखा, हैंड्स ऑन कंपैरिजन बिटवीन कंपोनेंट EX मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। कंपोनेंट EX मैन्युफैक्चरिंग शुड बी प्रिफर्ड एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर शुड बी रिजेक्टेड। क्वेश्चन ही पूछा तो नहीं है, पर लास्ट में अगर कोई पूछता आपका सर प्रॉफिट कितना आएगा, तो बच्चों तभी हम लोग 1,80,000 यूनिट्स बना रहे थे जो 90% कैपेसिटी पे काम करने के बाद हो रहा था। अभी हम 100% पे अगर काम करेंगे तो हम 2 लाख यूनिट्स बनाएंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो पहले वही निकाला था हमने, कितना था हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे 40.8 का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, जबकि मेरी फिक्स कॉस्ट 3813 थी। तो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 40.8, आई गेट द फिगर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। फ्रॉम दिस आई रिड्यूस माई फिक्स कॉस्ट, माई ओवरऑल प्रॉफिट इज 43,47,000। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, पर इतना ट्रिकी नहीं था अगर आपके पास डेटा बराबर से गैदर हुआ रहेगा तो उसके अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3A जो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था, दिखने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन दिखता है पर है एक्चुअली ईजी क्वेश्चन। क्या बोलता है, रॉक्सिन लिमिटेड हैज़ 2 डिवीजन्स, डिवीजन M एंड डिवीजन N। तो डेटा बस लिखते जाते हैं। 2 डिवीजन है हमारे पास, डिवीजन M है, डिवीजन N है। डिवीजन M मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट A15 विच इट सेल्स इन द आउटसाइड मार्केट। डिवीजन M का फिनिश प्रोडक्ट जो है वो A15 है जो एक्सटर्नल मार्केट में बेचता है। एज वेल एज टू डिवीजन N, यही A15 डिवीजन N के लिए इनपुट बन जाता है, विच इट प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर Z25, जिसमें से इसका फिनिश प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम है Z25। करेक्ट। मतलब डिवीजन M का आउटपुट है A15 जो वो एक्सटर्नल सेल कर सकती है, इंटरनल ट्रांसफर भी कर सकती है डिवीजन N को, जिससे वो Z25 बनाती है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन N हैज़ एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट ट्रांसफर प्राइस इज 2 है। वो बोलता है ट्रांसफर प्राइस बहुत महंगा है। तो 2 डिविजनल मैनेजर्स आर अबाउट टू एंटर इनटू डिस्कशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेजर ऑफ डिवीजन M इज टू सप्लाई हिम विद सम इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द डिस्कशन। तो दोनों में कुछ डिस्कशन होने वाला है, तो हमको एज ए डिवीजन M का मैनेजर हमको कुछ कैलकुलेशंस करके डिवीजन N के मैनेजर के साथ बात करनी है। तो वी आर लुकिंग एट द क्वेश्चन फ्रॉम डिवीजन M's पर्सपेक्टिव। डिवीजन M हैज़ बीन सेलिंग 50,000 यूनिट्स टू आउटसाइडर्स एंड 10,000 यूनिट्स टू डिवीजन N। 50,000 यूनिट्स बाहर वालों को बेचते हैं एंड 10,000 यूनिट्स डिवीजन N को दे रहे हैं, ऑल एट ₹25 पर यूनिट। दोनों को 25 रुपये में दे रहे हैं। मतलब बोल रहा है डिवीजन M का एक्सटर्नल सेल 50,000 यूनिट्स है, इंटरनल ट्रांसफर 10,000 यूनिट्स है। एक्सटर्नल सेल 50,000 यूनिट्स है, इंटरनल ट्रांसफर 10,000 यूनिट्स है, और दोनों की मार्केट प्राइस कितनी है, तो 25 है। मतलब मार्केट में भी 25 में बेचता है और इंटरनल ट्रांसफर भी 25 में ही कर रहा है। इट इज़ नॉट एंटिसिपेटेड दैट दिस डिमांड विल चेंज। ये डिमांड चेंज होने वाला नहीं है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 15 पर यूनिट एंड द फिक्स कॉस्ट इज ₹3 लाख। डिवीजन M के बारे में पर्सपेक्टिव से बात दिया है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये पर यूनिट है, उसकी फिक्स कॉस्ट
3 लाख रुपया है, डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स इज रुपीज़ 12 लाख, और उस डिवीजन का 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है एसेट्स के अंदर. द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम anticipates that division N will want a transfer price of रुपीज़ 22 पर यूनिट. डिवीजन M डिस्कशन के पहले जाने के पहले ही सोच रहा है कि सामने वाला मेरे से 22 रुपये के हिसाब से मांगने की कोशिश करेगा. जो मैं अभी 25 में दे रहा हूँ वो हमसे 22 में डिमांड करने की कोशिश करेगा. इफ़ इट डज नॉट सेल टू डिवीजन N, अगर वो डिवीजन N की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और अगर हम उसको बेचते नहीं, इफ़ इट डज नॉट सेल टू डिवीजन N, 40,000 ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड 2 लाख रुपीज़ ऑफ एसेट्स कैन बी अवॉइडेड. अगर हम नहीं बेचेंगे तो हम हमारी डिवीजन एम के एंगल से हमारी फिक्स कॉस्ट 40,000 से बचा सकते हैं और हमारे एसेट्स 2 लाख रुपीज़ से बचा सकते हैं. मतलब जो फिक्स कॉस्ट 3 लाख हो रही थी वो 260 होगी, और जो एसेट्स हमारे 12 लाख के एम्प्लॉय हो रहे थे उधर सिर्फ 10 लाख के ही एसेट्स एम्प्लॉय होंगे. द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम वुड हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द एसेट्स एंड इट्स जज प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ हिज रिटर्न. बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. वो बोलते हैं मैनेजर ऑफ डिवीजन एम ने अगर ये उसको दिया नहीं और ये 2 लाख रुपए जो उसको मिल रहे हैं वो, अगर कोई सोचेगा सर अगर हम एज ए डिवीजन एम हम डिवीजन एन को नहीं देंगे तो हमारे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ये पैसा हम कहीं और घुमा सकते हैं जिसमें से रिटर्न कमा सकते हैं. तो बोल रहा है द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द एसेट्स. बोलता है वो पैसे के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाएगा. तो वी कैनॉट अर्न एनी बेनिफिट फ्रॉम द सेल ऑफ दिस एसेट्स. और उसका जो जजमेंट हो रहा है, मतलब डिवीजन एम का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? वो हो रहा है प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ इस रेट ऑफ रिटर्न. अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालेगी कंपनी, वो अगर बढ़ेगा तो कंपनी बोलेगी चल तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो कम हो रहा है तो दैट रिप्रेजेंट्स दैट हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड. मतलब डिवीजन एम का मैनेजर किसी भी हाल में चाहेगा कि उसका रेट ऑफ रिटर्न किसी भी हाल में कम ना हो. तो पूछ रहा है एनालाइज शुड द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम ट्रांसफर इट्स प्रोडक्ट एट 22. क्या मान लेना चाहिए कि अगर हम एम है तो क्या वो एन की डिमांड की 22 की जो ट्रांसफ़र प्राइस है उसको मान लेना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? एज्यूम द लोएस्ट प्राइस दैट डिवीजन एम शुड एक्सेप्ट. और अगर आपको लगता है 22 नहीं मानना चाहिए, 25 में तो अभी दे रहा है, अगर वो 22 मान नहीं रहा है, 22 नहीं 22 में नहीं मानना चाहिए, तो फिर क्या लोएस्ट प्राइस रहेगी जहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो प्योरली एम के एंगल से सोचेंगे, और जबकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि उसका जो जजमेंट है वो उसके रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हो रहा है. मतलब डिवीजन एम का मैनेजर किसी भी हाल में चाहेगा कि अपना रेट ऑफ रिटर्न कम ना हो. तो देखो वही लिखा है, सिंस मैनेजर ऑफ डिवीजन एम इज जज ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेट ऑफ रिटर्न, ही विल नॉट एक्सेप्ट ट्रांसफर प्राइस वेर इज रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीजेस आफ्टर डूइंग इंटरनल ट्रांसफर. इंटरनल ट्रांसफर होने के बाद रेट ऑफ रिटर्न कम होने वाला रहेगा तो इंटरनल ट्रांसफर करना ही नहीं है. रेट ऑफ रिटर्न एक तो उतना ही रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए, यही उसका बेसिक दिमाग में चलते रहेगा. किसके? तो डिवीजन एम के मैनेजर के. तो पहला वो देखेगा कि अगर मैं इंटरनल ट्रांसफ़र करता ही नहीं हूँ, विदाउट इंटरनल ट्रांसफ़र क्या होने वाला है? तो अगर इंटरनल ट्रांसफ़र करूँगा ही नहीं तो मैं सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स करूँगा 50,000 यूनिट्स के. कौन से प्राइस पे करूँगा? 25 में करूँगा, जिसके सामने मेरी वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज़ पर यूनिट है. तो 25 माइनस 15 10 रुपीज़ का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा. 50,000 यूनिट्स करूँगा तो मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 5 लाख. अगर इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं करूँगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो अभी 3 लाख हो रही थी उसमें से 40,000 बच जाएंगे. माई फिक्स कॉस्ट विल नाउ बिकम 2,60,000. तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, माई टोटल प्रॉफिट नाउ बिकम्स 2,40,000 रुपीज़. क्या रखना है? प्रॉफिट सेम नहीं रखना है, रेट ऑफ रिटर्न को के बेसिस पे उसका जजमेंट हो रहा है, प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं हो रहा है. तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए इस प्रॉफिट को उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करना चाहिए. अगर हम एन को नहीं बेचेंगे तो मेरे को 12 लाख के एसेट नहीं लगने वाले, 12 लाख में से 2 लाख रुपए का एसेट कम हो जाएगा, मतलब मेरे सिर्फ 10 लाख रुपए के एसेट्स एम्प्लॉय हो जाएंगे. तो 2,40,000 का प्रॉफिट, 10 लाख का एसेट्स, मतलब मेरा रेट ऑफ रिटर्न आएगा 24%. तो विदाउट सेलिंग टू एन, विदाउट डूइंग इंटरनल ट्रांसफर टू एन, डिवीजन एम कैन ऑन अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 24%. तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वो होनी चाहिए जहाँ पे कम से कम उसका 24% का ROI मेंटेन हो. Hence the minimum required ROI after doing internal transfer has to be 24%. तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होगा. अगर हम इंटरनल ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चों अभी हमारे एसेट्स 12 लाख के लगेंगे, 2 लाख के जो कम होने वाले थे वो नहीं होने वाले. मतलब विल यूज़ द एंटायर एसेट्स ऑफ 12 lakhs and on this 12 lakhs we will require a return of 24%, which means we will require a profit of 2,88,000. अभी हमारे टारगेट प्रॉफिट है 2,88,000 ताकि मैं 24% का ROI कमा सकूँ. इसके ऊपर जाएगा तो चलेगा, इसके नीचे हम उतरेंगे नहीं. दिस इज़ रिक्वायर्ड प्रॉफिट. वी नो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. फिक्स कॉस्ट अभी बच्चों 40,000 की सेविंग्स नहीं होने वाली है, मतलब एंटायर 3 लाख रुपीज़ का फिक्स कॉस्ट इनकर होने वाला है. तो 288 में और 288 के प्रॉफिट में अगर मेरे को 3 लाख का फिक्स कॉस्ट भी वसूल करना है, मतलब मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 5,88,000,
जिसमें एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। पर एक्सटर्नल के तो 50,000 यूनिट्स फिक्स है और उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी भी 10 ही रहेगा। मतलब मेरा 5 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन तो एक्सटर्नल सेल से ही आएगा। तो 588 में से 5 लाख अगर एक्सटर्नल से आ रहा है तो मेरे को 88,000 इंटरनल ट्रांसफर से चाहिए हुआ कंट्रीब्यूशन है। और इंटरनल ट्रांसफ़र में कितने यूनिट्स का कर रहा हूँ मैं? इंटरनल ट्रांसफ़र में कर रहा हूँ 10,000 यूनिट्स का। तो आई वांट 88,000 फ्रॉम 10,000 यूनिट्स, विच मीन्स माई रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूनिट पर यूनिट फ्रॉम इंटरनल ट्रांसफर हैज़ टू बी 8.8 पर यूनिट। तो मेरे को 8.8 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। एंड आई नो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्रांसफर प्राइस। माई वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? इट इज़ ₹15 पर यूनिट। तो 8.8 में 15 रुपीज़ का और वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो मेरी मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस होती है 23.8। मतलब डिवीज़न एम का मैनेजर किसी भी हाल में 23.8 के नीचे देने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके नीचे देता है वो तो उसका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो जाएगा। तो 22 वाली ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो उतर के 25 से नीचे उतर के 23.8 तक ही आएगा, उसके नीचे वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों, जो एक इजी क्वेश्चन था। सोवेन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर 2025 का बजट बना रहे। द पैरामीटर्स रिलेटिंग टू द सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। सेल्स प्राइस दिए, वेरिएबल कॉस्ट दिए, फिक्स कॉस्ट दिए, सारा डेटा दिया है। सेल्स फोरकास्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड विच डिस्क्लोज द फॉलोइंग। कितना क्वांटिटी हम बेच पाएंगे, ये अनकंट्रोलेबल है, तो आपको प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव से दिया है। देयर इज अ 10% चांस दैट यू विल बी एबल टू सेल 15,000 यूनिट्स, 10% चांस ऑफ सेलिंग 20,000, ऐसा करके 15,000 से लेकर 45,000 तक के यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है। तो पहला तो सवाल ईजी है, एनालाइज द ब्रेक इवन क्वांटिटी। सबने सही किया रहेगा ये। सेलिंग प्राइस दी है 200, वेरिएबल कॉस्ट दी है 120, कंट्रीब्यूशन इज 80, फिक्स कॉस्ट इज 20 lakhs, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, योर ब्रेक इवन पॉइंट इज 25,000 यूनिट्स। सेकंड सवाल पूछता है, एनालाइज हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs, और सेकंड में लॉस ऑफ ₹5 lakhs। तो रिक्वायर्ड यूनिट्स का अपने को फॉर्मूला पता है, इट इज़ रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले केस में मेरे को 6 लाख का प्रॉफिट चाहिए 20 लाख की फिक्स कॉस्ट को निकालने के बाद, मतलब टोटल 26 लाख का कंट्रीब्यूशन चाहिए, जबकि एक यूनिट से 80 रुपीज़ का मेरे को कंट्रीब्यूशन आता है। तो फर्स्ट केस में मेरे को 32,500 यूनिट्स बेचने ज़रूरी है अगर मेरे को 6 लाख रुपये का प्रॉफिट चाहिए। और सेकंड में वही लॉस दिया है 5 लाख का, तो इंस्टेड ऑफ 6 लाख रुपीज़ ओवर ईयर इट विल बी लॉस ऑफ 5 lakhs। तो लॉस ऑफ 5 + 20 मतलब मेरे को 15 लाख रुपये का कॉन्ट्री चाहिए, जबकि 80 रुपीज़ पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। तो 18,750 यूनिट्स बेचने पे हम बेसिकली वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमको उतना लॉस होगा बेसिकली यहाँ पे। फिर तीसरे लास्ट के दोनों सवाल बोल रहा है, बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जा रहा है, तो बस ये डेटा एक बार लिख देते हैं। क्वांटिटी लिखी मैंने 15, 20, 25 और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख के रखी मैंने। तो दिस आर माई यूनिट्स एंड दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। ऐड करेंगे तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी कि बाबा टोटल कितना है। जैसे 15,000 यूनिट्स बेचने का प्रोबेबिलिटी 10% है, 20,000 यूनिट्स बेचने का प्रोबेबिलिटी 10% है। तो मुझे कोई पूछेगा सर आप 20,000 या उससे कम यूनिट्स बेचने के चांसेस कितने हैं, तो आई विल नॉट से इट इज़ 10, इट इज़ 0.10 + 0.10 तो इट इज़ 0.20। कोई मेरे को पूछेगा सर 25,000 या उससे कम यूनिट्स बेचने के चांसेस कितने हैं, इट इज़ 0.1 + 0.1 + 0.1 विच इज़ 0.30, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहला सवाल पूछता है, बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी कैन ब्रेक इवन। थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली ब्रेक इवन करना है, क्या ब्रेक इवन कर पाएंगे। आइडियली इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है ब्रेक इवन कर पाएंगे मतलब हम लॉस में तो नहीं जाएंगे। मतलब बेसिकली हमको चाहिए कि ब्रेक इवन करें, मतलब ही लॉस में ना जाए, मतलब एक तो जीरो प्रॉफिट पे हो या प्रॉफिट के ऊपर हो। अगर मैं इसको बस ऐसे जैसे दिया है वैसे ही बात करूँ मैं, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स का था, तो 25,000 यूनिट्स का था। तो 25,000 यूनिट्स बेचने के चांसेस 10% है, तो एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट पे रीच करने के चांसेस 10% है। जबकि अगर मेरे को कोई पूछेगा मेरे सेल्स विल एक्सीड ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन करूंगा या उसके ऊपर चला जाऊंगा, मतलब इट हैज़ टू बी 25,000 एंड मोर। तो पहले दोनों का आंसर 0.20 था, तो इट इज़ 1 - 0.20, द आंसर हैज़ टू बी 0.80। तो ऐसे केस में बिकॉज ये वेक सेंटेंस है, आप दोनों तरीके से आंसर लिख के रखना, वो हमेशा सेफ होता है। सेल्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज़ 0.10, that the company will not incur loss and the sales will be equal to or greater than break even point, the answer has to be 0.80। तो इस तरीके से आंसर लिखना सेफ होता है हमेशा। वो वैसे बोला एनालाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग अ सेल्स वॉल्यूम, जो हमारी सेल्स हमने तय की थी वही सेल्स अचीव करने के चांसेस कितने हैं इन पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोला था, पार्ट 2 में पहला था कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के चांसेस कितने हैं। तो 6 लाख कमाने के लिए 32,500 का तो प्रॉफिट हो, 32,500 के तो सेल्स होने चाहिए।
तो इफ़ आई वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs और मोर, इट अ सेल्स हैज़ टू बी 32,500 एंड मोर. 32,500 एंड मोर ये लास्ट के 3 केसेस है, तो इट इज़ 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 विच इज़ 0.5. एंड वैसे ही कोई मेरे को पूछेगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग अ लॉस ऑफ ₹5 lakhs, जो ये था, तो लॉस ऑफ 5 lakhs कब होगा, अगर मेरे सेल्स जो रहेंगे, थोड़ा कॉमन पैरेलल से भी सोचना है, 18,750 यूनिट्स या उससे कम रहेंगे तभी जाके वो लॉस होगा, वरना वो लॉस होने वाला नहीं है. तो 18,750 किधर आता है, तो इन दोनों के बीच में आता है, तो उसका चांस सिर्फ 10% है. तो इसके लिए लास्ट वाले का आंसर रहेगा इंकरिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंकरिंग अ लॉस ऑफ ₹5 lakh और मोर इट इज़ 0.10. प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs और मोर इट इज़ 0.10, 0.50. देखो ये लोग ने भले 6 लाख लिखा, पर आपको सोचना है 6 लाख बोल रहा है, कोई पूछ रहा है कि आपका 6 लाख का प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, मतलब वो एक तरीके से पूछ रहा है 6 लाख या उससे ज़्यादा होने के चांसेस कितने हैं. वैसे आपका लॉस 5 लाख होगा क्या, मतलब 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख या उससे ज़्यादा रहेगा तभी वरीसम है, 5 लाख से कम होगा तो ये सवाल ये मैटर नहीं करता. तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाना चाहिए. तो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ABC का था, जो वापस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं ये. बोलता है एंटॉक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन 10 बैचेस, 10 बैचेस में बनाता है, ईच ऑफ 15,000 यूनिट्स, और हर बैच में 15,000 यूनिट्स बनते हैं. एंड द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड इनकरिंग फॉलोइंग ओवरहेड्स देयर ऑन, और उसको करने के लिए क्या ओवरहेड्स हो रहे हैं, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्चा जा रहा है, मेंटेनेंस के ऊपर, सेटअप के ऊपर और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर. द प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर इज 3,01,39,000, सारे सबका मिला के 3,01,39,000 का हमारा प्राइम कॉस्ट है. द कंपनी इज यूजिंग करंटली कौन सी मेथड फॉलो कर रहा है, ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट को बेस लेके हम लोग ओवरहेड्स को बांटते हैं. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में बच्चों 6 मेथड्स थे, आपको अगर याद रहेगा तो, करेक्ट ना. मशीन आवर मेथड, लेबर आवर मेथड, पर यूनिट मेथड, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट. तो ये लास्ट वाली मेथड फॉलो कर रहा है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट. आगे बोल रहा है नाउ इट वांट्स टू शिफ्ट टू ABC, अभी हमको ABC की तरफ आना है. इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्टिविटी ड्राइवर्स फॉर द ईयर आर एज अंडर. तो बच्चों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, देखो ये लोग ने. मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट परचेज नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के बेसिस पे डिपेंड हो करेगी. मेंटेनेंस का कॉस्ट मेंटेनेंस आवर्स के बेसिस पे डिपेंड करेगा. सेटअप का कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप्स के बेसिस पे डिपेंड करेगा. और क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के बेसिस पे डिपेंड करेगा. तो ये सब इजी करके दिया है, सब सामने रखा है और आपके पास टोटल वॉल्यूम दे के रखा है. आगे बोल रहा है द कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ, एक बैच बनाई है हमने, 10 बैचेस का डेटा दिया हमने, उसमें से एक बैच बनाई है 15,000 यूनिट्स की. एंड हैज़ इनकर्ड 26, 38,700 एंड 37, 3,75,200 ऑन मटेरियल एंड वेजेस रेस्पेक्टिवली. तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी. द यूसेज ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेड बैच, उस बैच के लिए क्या कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो यही जो 4 ऊपर दिए थे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, मेंटेनेंस आवर्स, उनका ही नीचे डेटा दे के रखा है. 48 ऑर्डर्स, 810 आवर्स, 40 एंड 25 सेटअप्स एंड इंस्पेक्शंस. तो पहला सवाल पूछता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट फिगर चाहिए ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कौन सी मेथड फॉलो कर रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट फॉलो कर रहा है. तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट निकालते वक्त बच्चों याद रखना ABC में हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से स्प्लिट करते हैं. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम वैसे नहीं करते थे, हम सबको एक साथ ऐड करके कैलकुलेट करते थे, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देते थे. तो मेरे को अगर मेरा कोई टोटल ओवरहेड पूछेगा तो मैं इन चारों को ऐड करूँगा. तो वही किया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से टोटल ओवरहेड्स को इन चारों को ऐड किया, तो यू गेट दिस फिगर 51,79,300. जबकि आपकी टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी दी है, तो 301,39,000. तो व्हाट इज़ द ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, द आंसर कम्स टू 17.19%. जितना हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा उसका 17.19% हमारे ओवरहेड्स है. तो अभी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से जब भी इस बैच का काम करेंगे, कितने का मटेरियल लग रहा है, तो 26, 38,700 और 375,200 का लेबर लग रहा है. ये दोनों को ऐड कर दिया तो आपको आपकी प्राइम कॉस्ट मिल गई, और उस प्राइम कॉस्ट का 17.19% लोगे तो आपके ओवरहेड्स आ जाएंगे. अब इतना कैलकुलेशन रिस्की लग सकता है आपको, पर है इजी. देखो क्योंकि टोटल प्राइम कॉस्ट 30139,000 है, जबकि इधर प्राइम कॉस्ट 30139,000 है, 1/10 है. तो आपके ओवरहेड्स भी कितने आएंगे, 51,79,300 का 1/10 आएगा, विच इज़ 51,7,930. तो ये टोटल कॉस्ट आ गई. पर रिमेंबर ये टोटल कॉस्ट बैच की आ गई. आपको क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपका बैच का आउटपुट कितना है, तो 15,000 यूनिट्स है. तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 15,000 करना पड़ेगा, तो अभी आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी. सो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पूछ रहा है एसेस द कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स. बेसिक सवाल ही है. यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटीज़ की कौन सी एक्टिविटी, उसके क्या क्या कॉस्ट पुल है, यहाँ पे आपके कॉस्ट ड्राइवर्स का नाम दिया है और यहाँ पे उनका कॉस्ट ड्राइवर्स का टोटल दे के रखा है. बस इन अमाउंट्स को इन
कॉस्ट ड्राइवर के टोटल कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करोगे तो आपको उनके कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स आएंगे। तो वही किया, देखो उन एक्टिविटीज़ के नाम, उनके कॉस्ट ड्राइवर्स क्या थे वो लिख दिए, कॉस्ट पूल लिख दिया। जैसे इसका कॉस्ट पूल है 20 to 50 और कितने पीओज है तो 1500 पीओज है, तो 20 to 50 डिवाइडेड बाई 1500 इट इज़ 1500 पर पीओ। इस हिसाब से हमने हर एक के चारों के रेट निकाल के रख दिए। और फिर लास्ट सवाल पूछता है एनालाइज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ द सेड बैच ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी। अभी वही टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है जो ऊपर निकाली थी, पर अभी किसके बेसिस पे, तो एबीसी के बेसिस पे। तो बच्चों एबीसी के हिसाब से ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन का तरीका चेंज होगा, पर लगने वाले मटेरियल और लेबर तो सेम ही रहेंगे। तो प्राइम कॉस्ट तक का फिगर तो वैसे का वैसे ही आने वाला है, तो ये उधर तक वैसे ही आ गए 301390 तक। बस अभी आगे का जो ओवरहेड्स है वो ओवरऑल बेसिस पे नहीं देखना, इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, सेटअप एंड क्यूसी, कितना रिसोर्सेज इस्तेमाल हुआ है 48,810, 40 एंड 25, तो वो लिख दिया 48,810, 40 और 25। उसके रेट जो चाहिए वो हमने इधर निकाल के रखे हैं, तो उनको बस उस रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको इंडिविजुअल ओवरहेड्स आएंगे। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स की आपको टोटल कॉस्ट आया। वापस आपको सवाल पूछता है कॉस्ट पर यूनिट, उसको डिवाइड बाय यूनिट्स किया 15,000, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बच्चों, इट वाज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। फुल फ्लेज क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। क्या बोल रहा है, Genetech, a manufacturing company, uses a budgetary control and standard costing system, manufactures a product for which the standard selling price has been ascertained as follows। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बजट के हिसाब से क्या क्या होना था, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस देके रखिए। ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड द कंपनी कुड प्रोड्यूस, बजटेड पीरियड के हिसाब से कंपनी कितना बना कुड प्रोड्यूस एंड सेल ओनली 8,000 यूनिट्स। हमने 8,000 यूनिट्स ही बनाए एज अगेंस्ट द बजट ऑफ 10,000 यूनिट्स, जबकि हमारा बजट तो 10,000 यूनिट्स का था। हमने 8,000 ही बनाए जबकि हम 10,000 बनाने वाले थे बजट के हिसाब से। द कंपनीज P&L अकाउंट इज प्रेजेंटेड बिलो। अभी नीचे जो डेटा दिया है वो आपका एक्चुअल डेटा है। 4,000 आवर्स वेर लॉस्ट ड्यू टू पावर फेलियर। 4,000 घंटे हमारे पावर फेलियर की वजह से वेस्ट हो गए, चले गए। देयर वॉज नो ओपनिंग ऑन क्लोजिंग WIP, यहाँ पे कोई ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं था। एनालाइज द रेलेवेंट वेरिएंसेस, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड एंड सेल्स, एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट रिकंसिलिंग द एक्चुअल प्रॉफिट विद द स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ द वेरिएंसेस। तो आप वेरिएंसेस ढूंढो और उसके बेसिस पे रिकंसाइल करके बताओ कैसे बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में का डिफरेंस है। तो फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों। बजट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। तो दोनों फिगर लिखिए, बजट और एक्चुअल। क्वेश्चन ने क्या बोला था आपका कि आपके बजट के हिसाब से आप कितने यूनिट्स बेचने वाले थे 10,000, आपने एक्चुअल में बेचे 8,000। तो ये यूनिट्स बजटेड आर 10,000, एक्चुअल आर 8,000। पहला बजटेड फिगर्स लिख रहा हूँ। एक प्रोडक्ट को 2 यूनिट्स, तो 10,000 यूनिट्स जो हमने बजट के हिसाब से सोचा था उसको 20,000 यूनिट्स लगनी चाहिए थे। प्राइस जिसकी बोली थी 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो 20,000 इंटू 20 इज़ 4 लाख रुपीज़ इज़ योर डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। वैसे एक प्रोडक्ट को 20 घंटे, तो 10,000 यूनिट्स के लिए 2 लाख घंटे हो गए और 2 रुपये पर आवर का रेट है, तो 2 लाख आवर्स इंटू 2, 4 लाख रुपीज़ इज़ योर एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड का भी 8 रुपये एक यूनिट का दिया है, 10,000 यूनिट्स है तो 10,000 इंटू 8, 80,000 इज़ योर कॉस्ट। आर्ली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 लाख आवर्स तो सेम ही रहेंगे वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी, फिक्स के लिए। तो आप डिवाइड करोगे 80,000 डिवाइडेड बाय, आप 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे, यू विल गेट एन रेट ऑफ ₹0.4 पर आवर। सिमिलरली फिक्स ओवरहेड कितना दिया है आपने 20 रुपीज़ पर यूनिट एंड इट इज़ 10,000 यूनिट्स, so the amount is 2 lakh rupees, 20,000 into 10 आवर्स तो 2 लाख ही है, तो उसका रेट पर आ रहा है ₹1। तो सबको ऐड किया आपने तो आपकी बजटेड टोटल कॉस्ट आ गई है 10,80,000। 10,80,000 मतलब ही क्वेश्चन ने जो दिया है 108 रुपीज़ पर यूनिट। आपकी सेलिंग प्राइस थी 140 रुपीज़ पर यूनिट फॉर 10,000 बजटेड यूनिट्स, विच मीन्स योर बजटेड सेल्स पर 14 lakhs एंड हेंस योर बजटेड प्रॉफिट ऑफ 3,20,000। तो आपका बजटेड प्रॉफिट आ गया बच्चों 320 और आपको आपकी कॉस्ट भी पता चली, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है तो 108 है। अभी हम एक्चुअल डेटा लिख लेते हैं। मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है 16,500 यूनिट्स पे 3,96,000 है, तो 396 का खर्चा 16,500 आप कैलकुलेट करोगे तो आपको उसका रेट पर यूनिट पता चलेगा। तो दैट वाज मटेरियल। सिमिलरली वेजेस का दिया है 346,800 और 1,70,000 आवर्स, तो 346,800 1,70,000 आवर्स, तो यू विल गेट अ रेट पर आवर ऑफ 2.04। पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ने दिया इसमें से 4,000 घंटे जो थे वो पावर फेलियर की वजह से वेस्ट हुए हैं, तो आउट ऑफ 174,000 आवर्स आर दी आइडल टाइम। सिमिलरली आपको वेरिएबल ओवरहेड्स दिए 60, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए 184,
तो 60 और 184 लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट आ गई 986,800 की। आपके सेल्स कितने दिए हुए थे, तो 11,20,000 यूनिट्स रुपीज़ के सेल्स दिए, तो यू गेट एन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 133,200। तो एक बार ये दोनों फिगर आ गई तो हम कैलकुलेशंस करना शुरू कर सकते हैं। मैं नीचे डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ। पहला है टोटल प्रॉफिट वेरिएंस विच इज़ बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, तो 320 सोच के 133,200 ही मिला, मतलब 186,800 का मेरा टोटल प्रॉफिट वेरिएंस आया जो एडवर्स वेरिएंस है। नीचे मैं एक डायग्राम बनाया जिसमें मैंने पूरा ये आपको एक डायग्रामेटिक तरीके से समझने के लिए काम में आएगा। तो बच्चों, व्हाट इज़ योर टोटल प्रॉफिट वेरिएंस विच इज़ अवेलेबल टू यू नाउ, यू नो योर टोटल प्रॉफिट वेरिएंस इज़ 186,800। तो मैं इस फिगर को हाईलाइट करता हूँ, दिस इज़ माई टोटल प्रॉफिट वेरिएंस। अब इसको स्प्लिट करते जाएंगे। टोटल प्रॉफिट वेरिएंस में से टोटल प्रॉफिट का डिफरेंस क्यों आया है, तो बहुत सारे वेरिएंस है बच्चों, दिस इज़ डन। पहला तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि एक तो आपने खर्चे अलग किए रहेंगे, आपका मार्जिन अलग आया रहेगा। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस कैसा है, तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से एक प्रोडक्ट को 108 रुपये खर्च करने चाहिए थे और आपने बनाए 8,000 यूनिट्स, तो यूर एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड वॉज 8,000 इंटू 108। तो 8,000 इंटू 108 बिकम्स योर कॉस्ट शुड हैव बीन 864, बट योर एक्चुअल कॉस्ट इज 986,800, which means you spend 122,800 extra. So your total cost variance is 122,800 adverse. So I write down my total cost variance is 122,800. एक बार कॉस्ट वेरिएंस निकल चुका बच्चों, तो कॉस्ट का डिफरेंस इधर खत्म हो गया, तो एवरीथिंग इज एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। हेंस योर स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट इज बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजटेड सेलिंग प्राइस इज 140, budgeted selling price is given to be 140, your standard cost is 108, so it is 140 minus 108 which is 32, whereas the actual margin is actual selling price minus standard cost. आप इस सवाल उठता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। तो व्हाट इज़ योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो आप देखोगे ध्यान से, तो आपके 11,20,000 के सेल्स है और 8,000 यूनिट्स है, तो इट इज़ 140 पर यूनिट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट रिमेन्स एट 108, तो इट इज़ 140 माइनस 108, इट इज़ ऑल्सो 32, तो ये भी 32 है और ये भी 32 ही है। तो टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, कितनी क्वांटिटी बेचेंगे सोचा था, उस पर कितना मार्जिन कमाएंगे, माइनस द एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मार्जिन। तो आपने 10,000 यूनिट्स के ऊपर 32 रुपये कमाने के बारे में सोचा था, आपने 8,000 यूनिट्स के ऊपर 32 रुपये कमाया, तो आप देखोगे तो आपका 64,000 रुपीज़ का कम प्रॉफिट आया, जितना मार्जिन होना चाहिए था उससे 64,000 रुपीज़ कम आया। तो योर टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस इज 64,000 एडवर्स। तो मैथमेटिकली वेरीफाई करोगे, 64 एडवर्स प्लस 122,800 एडवर्स इज 186,800 एडवर्स। एक बार टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस आया तो उसके दो स्प्लिट होते हैं, एक तो प्राइस की वजह से आया हुआ डिफरेंस और एक वॉल्यूम की वजह से आया हुआ डिफरेंस। पर इस क्वेश्चन में बच्चों तुम्हारी बजटेड सेलिंग प्राइस भी 140 थी और एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी 140 है, इसका ही मतलब सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज 0, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जबकि सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या बोलता है, अपने यूनिट्स की वजह से आया हुआ डिफरेंस। तो आपने बजट किए थे 10,000 यूनिट्स को बेचना, पर आपने बेचे सिर्फ 8,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स कम बेचे, जिसके हर यूनिट पे ऊपर आपका बजट के हिसाब से 32 रुपये का मार्जिन था। तो 2,000 इंटू 32 इट इज़ 64,000 एडवर्स। तो योर सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इज 64,000 एडवर्स। तो योर प्राइस वेरिएंस वॉज 0 एंड योर वॉल्यूम वेरिएंस इज 64,000 एडवर्स। ये दोनों का मिला के टोटल वो 64,000 एडवर्स के साथ मैच करेगा। तो हियर इज़ वेयर वी फिनिश द सेल्स मार्जिन वाला लेग। अभी हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट वेरिएंस को स्प्लिट करेंगे। 4 तरीके की कॉस्ट थी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। तो अभी कॉस्ट वेरिएंस को जब भी हम स्प्लिट करेंगे तभी हमको कॉस्ट का डेटा चाहिए। पर याद रखना ये दो फिगर डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस हमेशा क्या करता है, इट कंपेयर्स स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये जो खर्चा है ये 10,000 यूनिट्स का है, जबकि आपने तो बनाए सिर्फ 8,000 यूनिट्स है। तो आपको 8,000 के लिए कितना होना चाहिए था खर्चा, वो देखना है और फिर कैलकुलेट करना है। तो पहला मटेरियल है, 20,000 यूनिट्स लगने वाले थे 10,000 यूनिट्स के लिए, तो 8,000 के लिए कितने लगने चाहिए थे, तो इट शुड हैव बीन 16,000 यूनिट्स सॉरी एट ₹20 पर यूनिट। तो यही मैंने लिखा है, देखो अभी मटेरियल वेरिएंस के अंदर 16,000 यूनिट्स है 20 पर यूनिट, तो इट इज़ 3,20,000 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में आपने 16,500 यूनिट्स बनाए, खरीदे 24 के हिसाब से, आपका कॉस्ट आया 396। तो इट इज़ 16,500 इंटू 24 करेंगे तो 396 आया। एक बार ये आ गया तो आगे का तो फॉर्मूला आपको पता है। आई रिपीट, कॉस्ट वेरिएंस कंपेयर करते हो बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं करो, क्योंकि बजट 10,000 यूनिट्स का है, एक्चुअल 8,000 यूनिट्स का है। तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, जो बजटेड का ही फिगर है, पर 10,000 के लिए नहीं, 8,000 यूनिट्स के लिए। बजटेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज योर स्टैंडर्ड। तो एक बार ये टेबल आ गया बच्चों, तो आगे के 3 फॉर्मूले तो आपको सबको पता है। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट विच इज़ 320, एक्चुअल कॉस्ट विच इज़ 396।
तो आपने 76,000 एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो इट इज़ 76,000 एडवर्स इज़ योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक बार वो कॉस्ट वेरिएंस आ गया तो उसका दो स्प्लिट करेंगे, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस इज 20, एक्चुअल प्राइस इज 24, यू स्पेंड 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर यूनिट ऑन हाउ मेनी यूनिट्स, तो 16,500 यूनिट्स, तो 4 इंटू 16,500, 66,000 इज योर प्राइस वेरिएंस। वेराज यूसेज वेरिएंस आपको 16,000 यूनिट्स इस्तेमाल करने थे, आपने 16,500 इस्तेमाल किए, 500 ज़्यादा इस्तेमाल किए, स्टैंडर्ड प्राइस इज 20, तो इट इज़ 10,000 एडवर्स। अगेन यू कैन सी 66 एडवर्स प्लस 10 एडवर्स इज 76 एडवर्स। तो बस ये फिगर्स नीचे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये 76,000 एडवर्स आया था, जिसमें ये 66 है और ये 10 है। वैसे अभी लेबर के बारे में बात करेंगे, लेबर के बारे में बात करेंगे। लेबर का 2 लाख आवर्स इस्तेमाल होना चाहिए था 10,000 यूनिट्स के लिए, तो 8,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो इट शुड हैव बीन 1,60,000 आवर्स एट ₹2 पर आवर, पर आपने 1,70,000 आवर्स का पेमेंट किया 2.04 के हिसाब से, जिसमें से 4,000 घंटे आपके आइडल टाइम में जा रहे हैं। तो बस वही देख रहे हैं एक बार, लेबर का 1,60,000 आवर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 320 का खर्चा होना चाहिए था, आपने 170 पे 2.04 के हिसाब से 346,800 पे किया, जिसमें से 4,000 घंटे आइडल टाइम के, मतलब आपने 166 आवर्स आपने एक्चुअल में काम किया। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस खर्चा कितना होना चाहिए था, कितना हुआ, तो आपका 320 का खर्चा होना चाहिए था, आपने 346,800 खर्चा किया है, तो आपका 26,800 एडवर्स आया। ऊपर जैसा किया वैसे ही कॉस्ट वेरिएंस को 2 टुकड़े में बांटेंगे। पहले रेट वेरिएंस, तो जिधर 2 रुपये देना था वहाँ पे आपने 2 रुपये 4 पैसा दिया और आपने 1,70,000 घंटे का पेमेंट किया, तो इट इज़ 6,800 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस बोलता है कि 1,60,000 घंटे का जहाँ पे पेमेंट करना था आपने 1,70,000 घंटे का पेमेंट किया, आपने 10,000 घंटे का ज़्यादा पेमेंट किया 2 रुपये के हिसाब से, इट इज़ 20,000 एडवर्स। तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी 6,800 एडवर्स प्लस 20 एडवर्स इज 26,800 एडवर्स। पर इस 20,000 को वापस हम 2 स्प्लिट कर सकते हैं। पहला, इसमें से जो 10,000 घंटे गए उसका रीज़न क्या है, तो एक आइडल टाइम गया 4,000 का, और उसका दूसरा रीज़न जहाँ पे 1,60,000 घंटे का काम करना चाहिए था, मेरे वर्कर ने वो काम 166 में ख़त्म किया, मतलब वर्कर ने भी 6,000 घंटे ज़्यादा लगाए, तो 4,000 घंटे आइडल टाइम की वजह से ज़्यादा गए, 6,000 घंटे वर्कर की स्पीड की वजह से ज़्यादा गए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो आइडल टाइम वेरिएंस इज 4,000 इंटू 2 विच इज़ 8,000 एंड सब एफिशिएंसी वेरिएंस इज 6,000 इंटू 2 विच इज़ 12,000। तो ये दोनों जो है ये तुम्हारे किसका स्प्लिट है, ये जो दोनों जो तो है वो तुम्हारी एफिशिएंसी वेरिएंस का स्प्लिट है, करेक्ट। तो 8 + 12 इज 20 एंड 20 + 6,800 इज 26,800। तो यही नीचे मैंने डायग्रामेटिक तरीके से बता के रखा है। दिस इज़ 26,800, ये 6,800 है, ये 20,000 एडवर्स है, जिसमें से ये 8,000 एडवर्स है और ये 12,000 एडवर्स है। वेरिएबल ओवरहेड का भी वही रहेगा, घंटे वही रहेंगे जो ऊपर लिए हमने 160, एक्चुअल आवर्स भी 170 रहेंगे, सिर्फ उसका रेट कितना है वो हमने ऊपर निकाल के रखा है। वेरिएबल ओवरहेड का बजट के हिसाब से 0.4 का रेट था, एक्चुअल उसकी कॉस्ट 60,000 है, तो हम रेट निकाल सकते हैं। उसका रेट वेरिएबल ओवरहेड का 0.4 था, आवर्स तो वही रहेंगे जो ऊपर इस्तेमाल किए गए लेबर के लिए, तो ये 160 आवर्स ही है, पर इसका रेट 0.4 है, तो ये 64,000 है। इसके आवर्स 170 है, पर कॉस्ट दी है 60, तो डिवाइड करेंगे तो आपको रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों फिगर आ गई। फिर जैसे हमेशा करते वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस को 3 टुकड़ों में बांटेंगे। पहले कॉस्ट वेरिएंस, 64,000 की जगह पे 60 में ही खर्चा हुआ है, मतलब 4,000 रुपये फेवरेबल आया, उसका स्प्लिट 2 टुकड़ों में, एक एक्सपेंडिचर और एक एफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर जहाँ पे 0.4 खर्चा करना चाहिए था आपने 0.35 खर्चा किया है, और एक्चुअल आवर्स है आपके 170 के, तो ये 8,000 फेवरेबल है। और एफिशिएंसी बोलती है जिधर 1,60,000 घंटे का पेमेंट करना था वहाँ पे आपने 1,70,000 घंटे का पेमेंट किया। स्टैंडर्ड रेट इज़ 0.4 पर आवर्स, 10,000 घंटे ज़्यादा गए, मतलब ये 4,000 एडवर्स। मैथमेटिकली 4,000 फेवरेबल क्यों है, तो ये 8,000 फेवरेबल है और ये 4,000 एडवर्स है। 8,000 फेवरेबल एंड 4,000 एडवर्स इज़ 4,000 फेवरेबल। तो यही नीचे भी हाईलाइट करके रखा है, 4,000 फेवरेबल है, जिसमें ये 8,000 फेवरेबल है और ये 4,000 एडवर्स है। वैसे लास्ट बच्चों जो अभी आएंगे वो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आएंगे, जिसका डेटा हमारे सामने है बजट के हिसाब से, और बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो बजटेड यूनिट्स 10,000 थे, एक्चुअल यूनिट्स 8,000 है। बजट के हिसाब से 2 लाख घंटे काम करने वाले थे, एक्चुअल में 170 काम किया है, पर जिसमें से 4,000 का आइडल टाइम गया है। फिक्स ओवरहेड बजट के हिसाब से कितना था, तो फिक्स ओवरहेड बजट के हिसाब से था 2 लाख, एक्चुअल में हुआ है 184, तो वो भी लिख के रख दिया हमने यहाँ पे। फिर हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाले, जो बजट के बेसिस पे निकालेंगे। 2 बेसिस अवेलेबल है, पर यूनिट और एक है पर आवर। तो पर यूनिट निकालेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 विच इज़ 20, और पर आवर निकालेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख विच इज़ 1 रुपी। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में सबसे पहला आएगा कॉस्ट वेरिएंस,
कितना हमने एब्जॉर्ब किया, कितना वसूल किया रहेगा, 8,000 यूनिट्स के ऊपर 20 रुपये के हिसाब से 160 वसूल किया, जबकि मेरा 184 का खर्चा हुआ है, मतलब ये 24,000 एडवर्स है। उसके दो रीजंस है, एक पहला तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ रहेगा, फिक्स रेट 2 लाख का 1,84,000 हुआ, कम हुआ है, तो मतलब मेरा एक्सपेंडिचर की वजह से मेरे 16,000 रुपये बच गए, जबकि वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम कम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हुआ, 10,000 की जगह पे 8,000 यूनिट्स ही बनाए, तो 2,000 यूनिट्स पे व्हाट इज़ माई रिकवरी रेट पर यूनिट 20 रुपीज़, तो इट इज़ 40,000 एडवर्स, तो 40,000 एडवर्स एंड 16,000 फेवरेबल इज 24,000 एडवर्स। अभी ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसके 3 टुकड़े हो सकते हैं। पहला तो कैपेसिटी वेरिएंस, क्यों वॉल्यूम कम हुआ है, तो पहले आपने कम घंटे काम किया है, आपने कितना आवर्स काम करना चाहिए था, 2 लाख आवर्स काम करना चाहिए था, आपने सिर्फ 170 आवर्स ही काम किया, तो आपके 30,000 घंटे गए और एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर 1 रुपये था, तो दिस इज़ 30,000 एडवर्स। आपकी एफिशिएंसी वर्कर की भी कम थी, जो काम को करने के लिए 1,60,000 आवर्स लगने चाहिए थे, जैसे ऊपर निकाला, यहाँ पे उसने 166 आवर्स में काम किया है, तो बेसिकली 6,000 रुपये का उधर नुकसान हुआ है, और 4,000 घंटे आपके आइडल टाइम की वजह से गए, 1 रुपये के हिसाब से 4,000 एडवर्स है। तो यहाँ पे स्प्लिट देखोगे तो योर कॉस्ट वेरिएंस इज 24,000 एडवर्स, जिसका 2 स्प्लिट है, एक्सपेंडिचर है 16 फेवरेबल और वॉल्यूम इज 40,000 एडवर्स। दिस इज 24,000 एडवर्स, जिसमें 16 फेवरेबल है और 40,000 एडवर्स है, और इसके 3 टुकड़े थे, कैपेसिटी, आइडल टाइम एंड एफिशिएंसी, जो फिगर्स मैंने ऊपर से ले लिए। दिस इज 30,000 एडवर्स, 6,000 एडवर्स एंड 4,000 एडवर्स। रिपीट कर रहा हूँ, कैपेसिटी कैसे आया, आप जहाँ पे 2 लाख घंटे काम कर सकते थे, वहाँ पे आपने 1,70,000 घंटा ही काम किया, तो 30,000 घंटे के ऊपर 1 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये का वो नुकसान हुआ। एफिशिएंसी क्या बोलती है कि 2 लाख घंटे अगर 10,000 के लिए थे, तो 1,60,000 आवर्स में आपको ये काम कर लेना चाहिए था 8,000 का, पर आपने 166 काम किया, क्योंकि 170 में से 4 तो आपने काम ही नहीं किया, तो 6,000 घंटे उधर वेस्ट हुए, 1 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये का वो नुकसान है, और आइडल टाइम की वजह से 4,000 घंटे वेस्ट हुए, तो 4,000 रुपये का वो नुकसान है। तो ये होने के बाद बच्चों अभी आप क्रॉस टैली करके देख सकते हो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 76,000 एडवर्स, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज 26,800 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज 4,000 फेवरेबल, तो इसको माइनस करते हैं, और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज अगेन 24,000 एडवर्स, तो इसको भी ऐड करेंगे, तो यू गेट द फिगर ऑफ 122,800 विच इज़ द फिगर ऑफ योर टोटल कॉस्ट वेरिएंस। तो फाइनली फिर क्वेश्चन ने पूछा क्या था, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो मैंने शुरू किया बजटेड प्रॉफिट्स के साथ, मेरा बजटेड प्रॉफिट कितना था, तो 320 था, और मेरे को ये फिगर निकाल के दिखानी है, तो अभी ये ऊपर के टेबल से इस्तेमाल करूँगा। सिर्फ बच्चों अभी टेबल इस्तेमाल करते तुमको ध्यान रखना है बच्चों, 122,800 इज नथिंग बट 76 + 26 + 4 + 24, तो आप 122,800 के जगह पे आपको ये 4 फिगर लिखनी है, पर ये 4 फिगर कहाँ से आ रही है, 76, तो 76 इज नथिंग बट 66 + 10, तो आप 76 नहीं लिखोगे, आप 66 + 10 लिखोगे, तो ये 76 का इफेक्ट गिर गया। वैसे 26,800 इज नथिंग बट 6,800 + 20, तो आप 26,800 की जगह पे 6,800 और 20 के लिखोगे, पर वापस 20 नहीं लिखोगे, क्योंकि 20 क्या है, तो 8 और 12 का ब्रेकअप है। तो मतलब क्या मैं इस तरीके से लिखूँ कि मेरा बजटेड प्रॉफिट था 320, अभी मैं एक एक करके सीक्वेंशियली लिखना शुरू करूँ ऊपर से ही, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स इधर से शुरू करूँ मैं, तो टोटल क्या है, पहला टोटल कॉस्ट वेरिएंस 122,800 है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 76, पर उसमें 2 टुकड़े, एक है 66 और एक है 10, तो मैं इधर 66 लिखूंगा, इधर 10 लिखूंगा, तो मटेरियल हो गया। लेबर का मैं लिखूंगा 6,800, 8,000 एंड 12,000, क्योंकि तीनों को मिला के 26,800 आएगा, तो 6,800 एडवर्स, 8,000 एडवर्स, 12,800 एडवर्स, 6,800 एडवर्स, 8,000 एडवर्स, 12,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड को मैं 4,000 की जगह पे मैं लिखूंगा 8,000 फेवरेबल एंड 4,000 एडवर्स, 8,000 फेवरेबल ऊपर लिखूंगा, 4,000 एडवर्स नीचे लिखूंगा। फिक्स ओवरहेड को मैं 16,000 फेवरेबल लिखूंगा और 40,000 एडवर्स के जगह पे ये तीनों फिगर लिखूंगा। तो पहला तो 16,000 फेवरेबल लिख दिया मैंने, और नीचे की क्या फिगर्स थी, 30,000 एडवर्स, 4,000 एडवर्स, 6,000 एडवर्स। और वैसे ऊपर आप देखोगे तो सेल्स मार्जिन जो 64,000 एडवर्स है, वो कौन सी फिगर है, तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है 64,000 एडवर्स, तो मैंने वो फिगर भी ऊपर ही डाल दी, और फिर अभी आप एडलेस करके देखोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ 133,200। दिस इज हाउ द रिकंसिलिएशन हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द एग्जामिनेशन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 से, ये असाइनमेंट के ऊपर का ट्रैवलिंग सेल्समैन का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, आपने ये वैरायटी की रहेगी तो ये आपको आएगा, वरना ये मिस आउट होने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है,
द सेल्समैन हैज़ टू विजिट 5 cities ABCDE, 5 जगह पे उसको जाना है. द इंटरसिटी डिस्टेंस इन किलोमीटर्स आर टैबुलेटेड बिलो. ए से बी की तरफ, ए से सी की तरफ, बी से ए की तरफ कितना डिस्टेंस है वो डेटा दिया है. नोट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cities नीड नॉट बी द सेम बोथ वेज. बराबर ना, कोई वन वे हो सकता है तो जाते वक्त जल्दी जाएगा, आते वक्त लेट होगा, या सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये डेटा दिया है. जैसे इधर मैं पढ़ूँ ए से बी जाने के लिए 12 किलोमीटर है, पर अगर बी से ए की तरफ आना है तो 6 किलोमीटर में आ सकता है कोई इंसान. इस तरीके से डेटा दिया है. इफ़ द सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एंड हैज़ टू कम बैक टू सिटी ए, मतलब उसकी जर्नी ए से शुरू होकर ए पे ही ख़त्म करनी है. बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ असाइनमेंट विच रूट यू विल एडवाइज सेम टू टेक सो दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इज मिनिमाइज्ड. तो उसको किस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए ताकि उसका कम से कम डिस्टेंस वो ट्रैवल करे. तो असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बस वही कंडीशंस को इस्तेमाल करना है, बट याद रखना साइक्लिकल रूट होना चाहिए. मतलब ए से निकलने के बाद हर लोकेशन को विजिट करने के बाद एंड में उसकी जर्नी वापस ए पे ही ख़त्म होनी चाहिए. इस तरीके से जब भी आप कैलकुलेशन करके दोगे तभी उसका सही जवाब रहेगा. तो क्या करते हैं, पहला तो मैंने वो मैट्रिक्स लिख दिया बच्चों, बेसिक स्टेप्स तो तुमको सबको पता है. डिस्टेंस किलोमीटर से जो मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, प्लस ये बैलेंस प्रॉब्लम है बिकॉज 5/5 का मैट्रिक्स है. तो पहला हमने क्या किया, पहले रो मिनिमा किया. रो मिनिमा करने के बाद बच्चों हम लोग ने कॉलम मिनिमा किया. ये अभी मैं तुमको समझा नहीं रहा हूँ, सबको पता है रो मिनिमा कैसे करते हैं. लोएस्ट एलिमेंट लिया, पहले इसका 12 है तो सबको 12 में से माइनस किया, तो दिस इज डैश, दिस इज 0, ये आएगा 24 - 12 विच इज़ 12, दिस इज 25 - 12 विच इज़ 13, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर जो मैट्रिक्स आया उसका कॉलम मिनिमा किया, तो ये मैट्रिक्स आ रहा है. मैट्रिक्स आने के बाद उसके ऊपर असाइनमेंट की हमने, तो आप देखोगे तो बराबर से असाइनमेंट आ ही रही है क्योंकि 5 असाइनमेंट्स आ रहे हैं और 5 असाइनमेंट्स आ रहे हैं और बराबर 5/5 का मैट्रिक्स है. तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, 71 आ रहा है. बट अभी सवाल इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन इधर क्यों नहीं खत्म हो रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन बोल रहा है वो साइक्लिकल रूट फॉलो होना चाहिए. तो अभी हम रूट देखेंगे क्या फॉलो हो रहा है. तो उसकी जर्नी ए से शुरू हो रही है, तो ए से ए की असाइनमेंट किस में दिख रही है बच्चों, बी की तरफ दिख रही है, मतलब वो ए से जाएगा बी. अभी याद रखना हमको देखना है फ्रॉम बी के केस में असाइनमेंट कहाँ पे हुई है, ई में हुई है, मतलब वो बी से जाएगा ई. पर अभी ई से उसकी असाइनमेंट वापस कहाँ पे हुई है, तो ए की तरफ हुई है, मतलब वापस वो ई से कहाँ पे आएगा, तो ए आएगा. मतलब वो ए से बी गया, बी से ई गया और ई से वापस ए की तरफ आ रहा है. उसने सी और डी तो विजिट ही नहीं किया. और सी और डी का तो आप देखोगे तो अलग साइकिल रूट है, सी से डी की तरफ जा रहा है और डी से वापस सी की तरफ आ रहा है. मतलब भले ये कॉस्ट मिनिमम है पर ये साइक्लिकल रूट की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर नहीं होगा. अभी इसमें हमको और कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, बट इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी रूट साइक्लिकल पूरी हो. तो अगर 0 पे असाइनमेंट नहीं हो सकती तो 0 के बाद की नेक्स्ट बेस्ट फिगर क्या है, तो 1 है. अच्छा कितने 1 दिख रहे हैं आपके प्रॉब्लम के अंदर, ये एक 1 है, ये एक 1 है, ये एक 1 है और ये एक 1 है, 4 1 है. तो आपको ये चारों 1 जहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को इवेलुएट करना है, देखना है कि कहाँ पे कॉस्ट लोएस्ट आ रही है और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा रूट साइक्लिकल होना चाहिए. तो ये चारों सिनेरियो तुम्हारे सामने लिखता हूँ. पहला तो मैंने वो मैट्रिक्स वैसे का वैसा नीचे लिख दिया, -0 0 0 0 0 -1 3 1 सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पहला अभी 1 कहाँ पे दिख रहा था इसके अंदर, पहला 1 दिख रहा था सी बी. मैंने पर्पसली इसको सॉल्व करके नहीं रखा है, तुम्हारे सामने करता हूँ मैं. तो बच्चों मैं सी बी को असाइनमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे असाइनमेंट कर रहा हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट करूँगा तो उस रो में कहीं और असाइनमेंट नहीं हो सकती, तो ये मैंने 2 कट कर दिए ना. उस कॉलम के अंदर कहीं पे असाइनमेंट हो सकती है, इसके लिए मैंने इसको भी कट कर दिया. करेक्ट. अभी देखता हूँ सीक्वेंशियली, पहला अभी जो है फर्स्ट रो में तो अभी कुछ 0 बाकी ही नहीं है, छोड़ दिया. अगले 0 में 2 zeros दिखते हैं तो मैंने उसको भी छोड़ दिया. थर्ड रो तो हो चुका था. फोर्थ रो में भी 2 zeros दिखते हैं, उसको भी छोड़ दिया. फिफ्थ रो में एक ही 0 दिखता है, बराबर ना, ये एक ही 0 है, तो इसको मैं असाइन कर दे रहा हूँ और ऊपर के सारे जीरोस को कैंसिल कर रहा हूँ. करेक्ट. अभी तो फर्स्ट रो में कुछ नहीं है पर सेकंड रो में अभी एक ही 0 दिख रहा है, सेकंड रो में अभी एक ही 0 दिख रहा है, तो मैं उसको ही असाइन कर दूंगा. उसमें कॉलम में कट करने के लिए, उसके कॉलम में कट करने के लिए कोई 0 नहीं है. अभी आप देखोगे तो फोर्थ रो के अंदर भी बराबर एक ही 0 दिख रहा है, तो मैं इसको भी असाइन कर दूंगा. तो आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों मेरे 1 2 3 और 4 रोज खत्म हो गए, सिर्फ ए बाकी रह गया. और कॉलम में भी देखोगे तो डी बाकी है, तो ऑब्वियसली ए और डी का कॉम्बिनेशन ये आएगा, मतलब ये असाइनमेंट कहाँ पे जाएगी, तो ये असाइनमेंट यहाँ पे जाएगी. तो दिस इज़ द असाइनमेंट नाउ. अभी देखते हैं क्या ये साइक्लिकल रूट है क्या. तो मेरा रूट कैसा आएगा बच्चों में, शुरू कहाँ से होती है अपनी जर्नी, ए से शुरू होती है, ए से कहाँ की तरफ जाएगा, डी की तरफ जाएगा. दिस इज़ ए टू डी. अभी डी से हम कहाँ पे जाएंगे, डी से हम सी की तरफ जा रहे हैं. डी कहाँ है, तो सी है, तो डी टू सी.
अच्छा सी से कहाँ पे जा रहे हैं, सी से कहाँ पे जा रहे हैं, तो बी की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज सी टू बी। अच्छा बी से कहाँ पे जा रहे हैं, बी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो बी टू ई। और फिर ई से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो ए की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट हमारी जर्नी बराबर ए पे ही ख़त्म हुई है। तो ए से शुरू होकर बराबर ए पे ख़त्म हो रही है, और बी सी डी ई सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। तो दिस इज़ द साइक्लिकल रूट, जो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, बस अभी ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर डाल के देखते हैं कितना है। ए टू डी, क्वेश्चन के देखते हैं, ए टू डी 25। ऑब्वियसली बच्चों डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया ताकि साइक्लिकल रूट पूरी हो। बाद में नेक्स्ट चीज 7, नेक्स्ट कम्स ये वाला है विच इज 11, नेक्स्ट वाला है डी टू सी, डी टू सी करेक्ट, डी टू सी कितना है, वो 22 है। और लास्ट वाला है ये वाला ई विच इज 12। So the answer is 25 plus 7 plus 11 plus 22 plus 12 which is 77। 77 किलोमीटर्स आ गए, और ये बिना सोचे भी कैलकुलेट किया जा सकता था बच्चों। ऊपर का आंसर कितना आया था, 71 आया था जब ये सारे 0 पे असाइनमेंट थी। अब यहाँ पे मैंने एक 5 पे असाइनमेंट किया, एक 1 पे असाइनमेंट किया, मतलब 6 किलोमीटर और बढ़ गए। तो 71 प्लस 6 इज 77। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों हो गया क्या क्वेश्चन, देखो देखने के लिए हो भी जा सकता है, पर देख ज़रूरी नहीं है ना। देखो दो चीज़ें हैं, साइक्लिकल रूट होना चाहिए और डिस्टेंस कम होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है, क्योंकि पहले 1 में 4 ऑप्शन थे, बाकी के 3 ऑप्शन में साइक्लिकल रूट भी आए और आंसर 77 के नीचे भी आए, तो हमको चेक करके तो देखना ही पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मैं अभी सी बी के बाद नेक्स्ट कौन सा 1 था, तो सी ई था। तो सी ई का कैलकुलेशन करके देखते हैं, अभी फटाफट करते हैं। सी ई पे इधर 1 डाल दिया, इस 1 पे असाइन कर दिया, तो इस रो का सब खत्म हो गया, इस कॉलम का सब खत्म हो गया, इस रो का खत्म हुआ। फर्स्ट रो में अभी एक ही 0 है, तो उसको असाइन कर दिया, कॉलम में कुछ कट करने के लिए नहीं है। सेकेंड रो में भी अभी एक ही 0 बाकी है, तो इसको भी असाइन कर दिया, नीचे के कट कर दिए। फोर्थ रो में भी अभी एक ही बाकी है, तो इसको भी असाइन कर दिया। फिफ्थ अभी जो बाकी है वो सिर्फ ई और डी का कॉम्बिनेशन बाकी है, तो बेसिकली ये आएगा। तो ये रूट कैसा आएगा, ए से शुरू करेंगे, ए से कहाँ पे जा रहे हैं, तो ए से जा रहे हैं बी की तरफ, बी से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, बी से जा रहे हैं ए की तरफ। क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो गया बच्चों। ये नॉट अ साइक्लिकल रूट है, ये साइक्लिकल रूट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट कम करने का तो छोड़ो, यहाँ पे वो साइक्लिकल रूट ही पूरा नहीं हो रहा है। तो सी ई भी हो गया। नेक्स्ट क्या था फिर बच्चों, सी ई के बाद नेक्स्ट 1 था ये वाला विच इज़ डी ई। तो डी ई को करके देखते हैं। मैंने इस 1 को असाइन कर दिया, उस कॉलम के 0s को कट कर दिया, उस रो के 0s को कट कर दिया। पहले रो में एक ही 0 है, उसको असाइन कर दिया, उस कॉलम में कुछ भी नहीं है। सेकेंड रो में भी अभी एक ही 0 दिखता है, उसको भी असाइन कर दिया, उसके कॉलम में भी कुछ नहीं है। थर्ड में भी अभी एक ही दिखता है, उसको भी असाइन कर दिया, उसके कॉलम में कुछ नहीं है। अभी लास्ट में एक ही बाकी रह गया है, कौन सा है, तो लास्ट रो बाकी है और सी कॉलम बाकी है, तो इट इज़ 3। तो ये रूट कैसा आएगा, ए से शुरू करेंगे, ए से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो बी की तरफ जा रहे हैं। बी से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो बी से वापस ए की तरफ आ रहे हैं, मतलब वापस ये नॉट अ साइक्लिकल रूट, ये साइक्लिकल रूट है ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन इवेलुएट करके देखेंगे बच्चों, विच इज़ ये वाला 1 विच इज़ ई बी। तो उस ई बी के 1 को इवेलुएट करके देखेंगे। इस 1 को एलोकेट कर दिया, तो ये कट हो गया, इस रो के 0s कट हो गए। फर्स्ट रो में 2 0s है, वैसे ही छोड़ दिया। सेकेंड रोज में भी 2 0s है, छोड़ दिया। थर्ड रो में भी 2 0s है, छोड़ दिया। कॉलम के एंगल से देखेंगे तो इसमें 3 है, छोड़ दिया। इसमें एक ही है, तो इसको असाइन कर देते हैं अपन और इसको कट कर देंगे। इसमें भी अभी कॉलम नंबर डी में भी एक ही है, तो इसको असाइन कर देंगे और ये 0 को कट करेंगे। कॉलम नंबर ई में भी एक ही 0 है, तो इसको असाइन कर देंगे और इसको कट कर देंगे। करेक्ट। तो अभी कौन सा रो बाकी रह गया बच्चों, फर्स्ट रो बाकी रह गया, और फर्स्ट कॉलम
अभी हाँ सुनो, इसमें अभी ये गलत क्या हो गया, क्योंकि अभी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का यही कॉम्बिनेशन है, तो लास्ट में आपने जो ये जीरो असाइन किया था ये गलत हो जाएगा। कौन सा वाला जीरो असाइन किया था आपने, ए और ई का असाइन किया था, तो उसको मैं निकाल रहा हूँ। अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कैसा है, इसमें 2 रोज है बाकी, करेक्ट। वी आर लेफ्ट विथ 2 रोज एंड वी आर लेफ्ट विथ विच कॉलम्स, वी आर लेफ्ट विथ कॉलम नंबर ए एंड कॉलम नंबर ई, बराबर ना। तो जो असाइनमेंट होगी वो एक तो इधर या इधर या इधर या इधर होगी, पर बच्चों इधर तो असाइनमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ए टू ए जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर फर्स्ट कॉलम की अगर असाइनमेंट करनी है तो आपको कंपलसरीली इधर असाइनमेंट करना पड़ेगा, और अगर उधर असाइन किया तो ये जीरो कट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर फर्स्ट की जो असाइनमेंट होगी वो कहाँ पे असाइनमेंट होगी, इस 2 की तरफ असाइनमेंट होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी ये रूट कैसे बनेगा बच्चों, वापस देखते हैं। इट इज़ ए से कहाँ पे जा रहा है, वो ई की तरफ जा रहा है, ए से ई की तरफ जा रहा है, ई से बी की तरफ जा रहा है, बी से वापस ए की तरफ आ रहा है। मतलब बच्चों ये भी आपका साइक्लिकल रूट नहीं है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन में कोई भी साइक्लिकल रूट नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए सर उसका रूट क्या रहना चाहिए, तो इट इज़ ए टू डी टू सी टू बी टू ई टू ए, जहाँ पे उसका टोटल डिस्टेंस आएगा 77, विच इज़ द लोएस्ट डिस्टेंस। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगला वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, सिमुलेशन के ऊपर का क्वेश्चन था। बोलता है बेकरी बेक्स 100 केक्स पर डे, दिन के 100 केक्स बनाती है। द सेल ऑफ द केक्स डिपेंड अपॉन द डिमांड विच हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कितने सेल होने वाले, ये हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है 97 से लेके 103, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ देके रखी है। देर इज़ नो कैरी ओवर ऑफ इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री का कैरी ओवर नहीं है। मतलब अगर कुछ बचा है तो आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आपको उसको फेंक देना पड़ेगा। जो बेचना है वो उसी दिन बेचना है, ऑब्वियसली, क्योंकि केक एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, क्या दिया है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज़ 14, 14 रुपया बनाने के लिए लगता है, सेलिंग प्राइस है 18 रुपया। जिसका मतलब बच्चों मुझे इतना तो दिखाई देता है, ये हो गया अपना, इतना तो दिखता है कि मैं अगर कोई यूनिट बेचूं, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड इट इज़ 4 रुपीज़, बेचूंगा तो 4 रुपया मिलता है मुझे। पेनल्टी अट्रैक्टेड पर अनसोल्ड केक, मतलब अगर आपने बनाया पर आपने अगर बेचा ही नहीं तो आपका कितने का पेनल्टी लगेगा, आपको 3 रुपये का। तो लॉस पर अनसोल्ड केक कितना दिया है, तो अगर नहीं बेच पाओगे तो आपको 3 रुपये का लॉस है। लॉस पर अनसोल्ड केक इज़ 3 रुपीज़ पर यूनिट। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी उसने क्या दी है, पेनल्टी अट्रैक्टेड पर यूनिट ऑफ डिमांड नॉट मेड, मतलब अगर सामने वाला खरीदने के लिए आया और आपके पास देने के लिए माल ही नहीं है तो आपको 1 रुपये का पेनल्टी लगेगा। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मांग रहा है दे रहा हूँ, एक है मांग रहा है पर देने के लिए माल ही नहीं है, और दूसरा बना के रखा है पर खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है। करेक्ट, वन इज़ यू कैन सेल द यूनिट, सेकेंड इज़ यू हैव प्रोड्यूस बट यू आर नॉट एबल टू सेल, एंड थर्ड इज़ द पर्सन इज़ रेडी टू परचेज बट यू डोंट हैव द यूनिट्स टू सेल। तो अगर डिमांड नॉट मेड है तो हमको 1 रुपये की वापस पेनल्टी दे के रखी है। तो सिंपल वर्ड्स में, बेचोगे तो 4 रुपये मिलता है, बना के रखा है पर बेचा नहीं तो 3 रुपये का नुकसान है। शॉर्ट सप्लाई हो गया, मतलब सामने वाला खरीद रहा है पर देने के लिए माल ही नहीं है, तो अपना 1 रुपये का नुकसान है। रैंडम नंबर्स देके रखे, सिमुलेट एंड एसेस द प्रॉफिट लॉस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, बताओ अगले 10 दिन का प्रॉफिट कितना है। तो पहला तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहला हम इन सेल ऑफ केक्स के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रैंडम नंबर टैकिंग करेंगे। तो मैंने वो डिमांड लिख दिया, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी, उनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ निकाली और उनके टैग लिखा ले। जैसे यहाँ पे 10 पे ख़त्म हो रहा है तो विल स्टार्ट एट 0 एंड विल एंड एट 9, ताकि 10 डिजिट कवर हो और सारे के सारे 2 डिजिट्स हो। फिर नेक्स्ट चालू हो जाएगा 10 से, और ये 25 है तो इसके पिछले वाले नंबर 24 पे ख़त्म होगा। दीज आर 25 डिजिट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लिखने के बाद अभी हम सिमुलेट करेंगे क्या डेली प्रॉफिट आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहला 10 दिन के 10 रैंडम नंबर लिख दिए हमने, डेज 1 to 10 उनके रैंडम नंबर लिख दिए। इन रैंडम नंबर के बेसिस पे जो हमने ऊपर टेबल बनाया था उसके हिसाब से डिमांड कितना आएगा उसका एक सिमुलेट, उसका अंदाज़ा लगाया। जैसे 9 कहाँ पे है, तो 9 इज़ इन फर्स्ट स्लैब, तो योर डिमांड ओवर ईयर विल बी 97। सेकेंड इज़ 98 इज़ इन लास्ट स्लैब वेयर द डिमांड इज़ 103। तो हमने वो सारे के सारे डिमांड लिख दिए। फिर अवेबिलिटी कितनी है, तो क्वेश्चन ने पहले लाइन में बोला था कि हमारे पास 100 केक्स है बेचने के लिए, तो मैंने अवेबिलिटी भी लिख दी। तो अभी 3 चीज़ें आ सकती है, कितने बेचे, कितने अनसोल्ड रह गए, कितना डिमांड नॉट मेट है। तो तीनों चीज़ें देख लेते हैं। अगर मेरी अवेबिलिटी 100 है और डिमांड सिर्फ 97 का आया तो मैं बेचूंगा, माई सेल विल बी ओनली 97 यूनिट्स,
एंड 3 यूनिट्स विल बी लेफ्ट अनसोल्ड विथ मी। 3 ऐसे यूनिट्स रहेंगे जो बनाए पर हमने बेचे नहीं है। डिमांड नॉट मेट का तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस केस के अंदर। जबकि सेकंड केस में अगर मेरे पास 100 अवेलेबल है पर डिमांड अगर 103 का आया तो मैं सेल तो 100 ही कर पाऊंगा, पर 3 यूनिट्स का मेरा अनसेटिस्फाइड डिमांड है, ऐसा डिमांड है जो मैंने पूरा ही नहीं किया है। करेक्ट और इनकरेक्ट? तो अगर कम डिमांड आया तो अनसोल्ड रह जाएगा, ज़्यादा डिमांड आया तो डिमांड नॉट मेट में जाएगा। पर अगर तीसरी पॉसिबिलिटी आप देखोगे तो मैंने 100 बनाया है और एग्जैक्टली 100 का ही डिमांड आया है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 100 बेचूंगा, ना डिमांड मेट है, ना अनसोल्ड है, ना डिमांड नॉट मेट है। तो ऐसा करके मैंने ये फिगर्स की कॉलम मैंने निकाल के रखी। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? जो यूनिट सोल्ड है उस पर 4 रुपये का प्रॉफिट, जो अनसोल्ड है उसमें 3 रुपये का लॉस, और डिमांड नॉट मेट है उस पर 1 रुपये का लॉस। इसके लिए देखो फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू ए विच इज़ यूनिट सोल्ड इंटू 4 माइनस अनसोल्ड इंटू 3 माइनस डिमांड नॉट मेट इंटू 1। ऐसा करके इसके आंसर्स आ जाएंगे और ये उसके आंसर्स है। क्वेश्चन ने आपको एंड में एवरेज वेवरेज कुछ पूछा नहीं है, तो ये क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाता है। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते बच्चों। CPM पोएट का क्वेश्चन था, पूरे 14 मार्क का क्वेश्चन था। और बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक थी, एक एरर थी। आई होप आपने वो समझ लिया है। नहीं समझा रहेगा तो आप बता देता हूँ मैं तुमको। तो मैं यहाँ पे उस एरर को रेक्टिफाई करके सॉल्व कर रहा हूँ मैं। बट टेक्निकली देयर वाज सम एरर इन द प्रॉब्लम फ्रेमिंग। मे बी वो टाइपिंग एरर हुई रहेगी या क्या हुआ रहेगा पता नहीं, पर देखते हैं। वो बोल रहा है रॉन्टेक लिमिटेड एन इंजीनियरिंग फर्म वन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्टॉल एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग डिवाइस एट द लोकल एयरपोर्ट। The complete installation can be broken down into separate parts. Each activity labeled A through G is its predecessor activity. Normal time in days, cost and crash time in days and costs are given in the table below. तो आपके सामने टेबल दिया है जहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़ उनके नंबर दे के रखे, उनकी प्रीडिसीजर एक्टिविटीज़ दे के रखी है। नॉर्मल ड्यूरेशन दिया है, फास्ट करेंगे तो क्रैश ड्यूरेशन कितना है, नॉर्मल में करेंगे तो कॉस्ट कितना है, और क्रैश करेंगे तो कॉस्ट कितना है, वो दे के रखा है। तो क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड इंडिकेट ऑल द पाथ्स थ्रू इट। डायग्राम ड्रॉ करो, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड नॉर्मल ड्यूरेशन एंड इवेलुएट द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 21 डेज। 21 डेज में खत्म करने के लिए आपकी कॉस्ट कितने % से बढ़ जाएगी। तो पहला तो देखोगे तो क्वेश्चन बच्चों लॉजिकल तो सही होना चाहिए, और वो एक जगह पे उसने कुछ गड़बड़ करके रखी है। सबको समझ में आता है, फास्ट करेंगे क्रैश कॉस्ट करेंगे तो नॉर्मल कॉस्ट से हमेशा कॉस्ट बढ़ेगी। तो आप देखोगे तो बराबर है, 500 का 900 हो रहा है, 400 का 600 हो रहा है। हर जगह पे एक तो कॉस्ट सेम रह रही है या बढ़ रही है। पर अगर क्रैश करेंगे तो ड्यूरेशन हमारे प्रोजेक्ट का कम होना चाहिए। तो आप देखोगे तो इधर 7 है, तो 7 का 5 दिन में हो सकता है, 5 का 5 में ही रहेगा, मतलब कोई क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है। 6 का 4 हो रहा है, 7 का 4 हो रहा है, 5 का 2 हो रहा है, 6 का 4 हो रहा है। एवरीथिंग इज़ करेक्ट एक्सेप्ट फॉर एक्टिविटी बी। ये बोलते हैं नॉर्मली करेंगे तो 4 दिन में होता है, जबकि क्रैश करेंगे तो 5 दिन लगेंगे, जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। समय भी ज़्यादा लगाएगा और पेमेंट भी ज़्यादा लेगा, तो कौन करेगा? क्रैशिंग करने से हमेशा ड्यूरेशन कम होना चाहिए। तो आई बिलीव बच्चों ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, कंसिडरिंग 5 ओवर ईयर एंड 4 ओवर देयर। इंस्टीट्यूट क्या करेगी वो इंस्टीट्यूट का कॉल है, बट टेक्निकली देयर एज द क्वेश्चन हैज़ टू बी लॉजिकली करेक्ट। योर क्रैश ड्यूरेशन मस्ट ऑलवेज बी लोअर देन द नॉर्मल ड्यूरेशन। तो मैंने वो लेके उसको सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो मैंने क्या लिखा है, पहले वो एक्टिविटीज़ के नाम और उनकी एक्टिविटी के नाम और उनके नंबर लिखे, उनकी प्रीडिसीजर एक्टिविटी लिखी है जो हम डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे, उनके नॉर्मल ड्यूरेशन लिए है। याद रखना मैंने इधर 5 लिया है और इधर 4 लिया है। उसके क्रैश ड्यूरेशन लिख दिए। तो कितने दिन से क्रैशिंग हो सकती है, तो 7 - 5 2, 5 - 4 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे ही नॉर्मल कॉस्ट कितनी है तो वो मैंने लिख ली है, क्रैश कॉस्ट मैंने लिख ली है। मतलब नॉर्मल करेंगे तो 500 रुपये में 500 रुपये खर्च होते हैं, क्रैशिंग करेंगे तो 900 रुपये का खर्चा होगा। तो इसके बेसिस पे बच्चों मैंने कॉस्ट स्लोप निकाल के रखा है, विच इज़ नथिंग बट एडिशनल कॉस्ट पर डे। तो कैसा आएगा, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट के केस में ए को नॉर्मली करेंगे तो 500 दिन लगते हैं, फिर फास्ट करेंगे तो 900 दिन ए को नॉर्मल करेंगे तो 500 रुपये का खर्चा होता है, फटाफट करने बोलेंगे तो 900 रुपये का खर्चा होता है। मतलब आई स्पेंड 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा, बट बाय स्पेंडिंग 400 एक्स्ट्रा आई सेव 2 days। करेक्ट। तो 400 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपके 2 दिन बच सकते हैं, मतलब एक दिन का कितना, तो इट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 200। तो इसी को बोलते हैं बच्चों कॉस्ट स्लोप, जिसका फॉर्मूला क्या है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन द क्रैशिंग पॉसिबल डेज, कितने दिन से क्रैशिंग हो सकती है। तो ये डेटा मेरे पास रेडी है। फिर उसके बेसिस पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें डमी आते हैं, आई होप आपने वो आइडेंटिफाई किया रहेगा। जैसे ए दिया था 1 2, तो ए निकाला हमने 1 2, बी इज़ 2 4,
C इज 2.3 एंड D इज 2.5, ये भी निकाल के रख दिए। पर अभी E बोलता है 4.6, अभी 4.6 के लिए E के लिए 4.6 है, पर E के लिए डिपेंडेंसी क्या दी है, तो B और C दी है। तो मेरे पास इधर C था और इधर B था, तो मेरे को एक डमी ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से C और B का इंटरसेक्शन हो और इधर से E निकलेगा। वैसे ही F है 5.6, जिसके लिए C और D साथ होना चाहिए, तो एक लाइन इधर से नीचे आएगी, C से लेके D तक आएगी, जिसको D2 नाम दिया है, और इसके बेसिस पे फिर आगे जाके हमने इसमें से F निकाला, और जहाँ पे E और F मर्ज हो रहे हैं उधर से एक्टिविटी G निकाली। तो ये हमने डायग्राम निकाल दिया। इसके बेसिस पे हमको 5 ढूंढने थे, तो वो 5 भी आ सकते हैं। कितने 5 आएंगे, तो फर्स्ट डायरेक्ट आएगा, सेकंड A से लेके A, फिर C, फिर D1, फिर E और G, तीसरा आएगा A, C, D2, F और G, और बाद में लास्ट वाला आएगा A, D, F और G। ये एरो का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, ये एरो इधर ऊपर जा रहा है, इधर ये एरो नीचे जा रहा है। तो 4 बातें और उनकी ड्यूरेशन भी निकाल के रख दिए। तो फाइनली अभी हमको करनी है क्रैशिंग बच्चों। तो क्रैशिंग के लिए बस मैंने डेटा लिख के रखा है, मैं सोचा कि आपके सामने सॉल्व करूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैंने सीक्वेंशियली लिखा है, पहला 25 वाला एक्टिविटी लिख के रखा है, जिसका नाम क्या है, 25 वाले दो एक्टिविटी है, पहला ABEG है। तो ABEG हर एक्टिविटी का क्या लिखा है, नाम लिखा है, कितने दिन से क्रैशिंग हो सकती है वो डेटा लिखा है, उसका कॉस्ट स्लोप कितना है वो लिखा है, और उसका रैंक कितना है, मतलब रैंकिंग मतलब कॉस्ट स्लोप के हिसाब से रैंकिंग की है। इधर दिन का 200 रुपये जाता है, इधर भी 200 जाता है, इधर 100 जाता है और इधर 400 जाता है। तो अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए तो मैं पहला 100 रुपये खर्च करना प्रेफर करूँगा, मतलब मेरा रैंक 1 ये है, फिर रैंक 2 में 200 वाली 2 फिगर्स है, और फिर लास्ट में रैंक 3 है। तो इस तरीके से डेटा अवेलेबल है। और अभी मैं बच्चों इसका क्रैशिंग आपके सामने करता हूँ मैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो देखो कैसे सोचेंगे, नीचे इसको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखते जाएंगे। स्टेप नंबर 1, फिलहाल क्या है बच्चों, 2 क्रिटिकल पाथ है 25 वाले, और उसका अगला क्रिटिकल पाथ 24 वाला है। तो अगर आपको कम करना है तो याद रखना है दोनों से कम करना है, और अगर ऐसी कोई चीज़ कम कर रहे हो जो यहाँ पे नहीं है तो आप बस एक ही दिन से कम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पाथ हमेशा क्रिटिकल रहना चाहिए, करेक्ट, वरना फिर फ़ायदा क्या है अगर उसको कम करके अगर ओवरऑल ड्यूरेशन अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो पहले इसके अंदर का रैंक 1 क्या है, तो E है। क्या E इधर भी है? हाँ है। तो मतलब अगर E को कम करेंगे तो इधर से भी कम होगा, इधर से भी कम होगा, तो दोनों से तो कम होगा। पर क्या इधर दिख रहा है क्या E कहीं पे? तो इधर E दिख नहीं रहा है। मतलब ही अगर मैं E को 3 दिन से भले कम कर सकता हूँ, पर अगर मैं 3 दिन से कम करूँ तो ये 25 का 22 होगा, ये भी 25 का 22 होगा, पर ये 24 का 24 ही रहेगा। तो मतलब आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 3 दिन से कम नहीं होने वाला, आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो एक ही दिन से कम होगा, करेक्ट। इसका ही मतलब फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1 में E को ही कम करूँगा, पर मैं उसको 25 से सिर्फ 24 की तरफ लाऊंगा। मतलब मैं उसको एक दिन से कम करूँगा, उसका दिन का 100 रुपया है, मतलब मेरा कॉस्ट स्लोप इज़ 100, मतलब माई एडिशनल कॉस्ट इज़ 100 रुपीज़। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने E का 3 का 2 कर दिया, ये 25 के 24 दिन हो गए। इधर भी स्टेप नंबर 1 में E का 3 का 2 कर दिया, 25 के 24 दिन हो गए। इधर E है ही नहीं, तो मतलब ये 24 ही रहेगा। और ACD2FG का कितना ड्यूरेशन है, 23 डेज़ का ड्यूरेशन है। तो मैं 23 पहले इधर लिख देता हूँ। इधर E है क्या? इधर E है ही नहीं, तो ये भी 23 ही रहेगा। तो अभी क्या पोजीशन है बच्चों, मेरे पास 24 वाले 3 क्रिटिकल पाथ है, तो करना है तो तीनों से कम करना है, और नेक्स्ट बेस्ट जो है वो 23 पे है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ कम कर रहा हूँ जो इधर नहीं है, तो मेरे पास एक ही दिन का ऑप्शन अवेलेबल है, पर अगर है तो मैं हर जगह से कर सकता हूँ। तो बच्चों वापस अभी देखते हैं, इसका रैंक 1 कौन है? E है, जिसके पास 2 दिन अवेलेबल है। इसका भी रैंक 1 वही है, तो इसके भी 2 दिन कम कर सकते हैं, मतलब ये 24 से 22 की तरफ लाया जा सकता है। इसका रैंक 1 D है। क्या D इन दोनों में से कहीं पे है क्या? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। D तो 2 ही दिन से कम कर सकते हैं, तो इधर से E करेंगे, इधर से D करेंगे, पर क्या वो E और D में से कोई चीज़ इधर है क्या? तो ACD2FG ना E है ना D है, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो मतलब ही अगर मैं इनका 24 का मैं 24 का 2 दिन कम करूं, तो ये तीनों जो है वो आपके 24 के 22 हो जाएंगे, पर ये अभी भी 23 का 23 पे ही अटका रहेगा। तो मेरा मतलब नहीं है 2 दिन से कम करके, तो मैं इसको कितने दिन से कम करूँगा? मैं इसको एक ही दिन से कम करूँगा, करेक्ट, ताकि क्रिटिकलिटी मेंटेन रहे क्रिटिकल पाथ्स की। तो स्टेप नंबर 2 में बच्चों क्या करेंगे, हम लोग ऊपर के से E उठाएंगे, जो मेरा फर्स्ट और सेकंड का काम करेगा, और सेकंड से और थर्ड पाथ्स का रैंक 1 कौन है? D है।
तो डी से कितना 2 दिन भले कम कर सकते हैं पर एक ही दिन कम करेंगे, तो इट इज़ इधर से डी उठाएंगे कितने दिन के लिए, तो एक दिन के लिए। क्या खर्चा आने वाला है, इसका 100 रुपया और डी का भी 100 ही रुपया है, तो इट इज़ 100 + 100, मतलब दिन का 200 रुपया और एक दिन कम कर रहा हूँ, मतलब ये 200 रुपये कम होंगे। तो स्टेप नंबर 2 में इसका एक दिन और कम हो गया, तो एक ही बाकी रह गया, 24 का 23 हो गया, ये भी 23 होगा। स्टेप नंबर 2 में इसका एक बाकी रहेगा, इधर स्टेप नंबर 2 में डी का 2 का एक दिन बाकी रहेगा, 24 का 23 हो जाएगा और ये 23 का 23 ही रहेगा। आई होप अभी तक तुमको समझ में आ गया है। फिर अगले स्टेप की तरफ आते हैं बच्चों। अभी हमारे सारे के सारे क्रिटिकल पार्ट है, कोई कॉमन चीज़ है क्या देखते हैं। पहला कॉमन चीज़ कौन सी है, तो इधर ए है, इधर भी ए है, इधर भी है और इधर भी ए है। तो बच्चों ए कम करेंगे तो चारों से कम हो सकता है। ए का कॉस्ट कितना था, 200 था। देखो इनफैक्ट ए इधर भी था, इधर भी था और इधर भी था, तो और इसका भी कॉस्ट कितना है, 200 है। तो अगर मैं ए कम करता इसके पहले वाले स्टेप में तभी भी तीनों से कम हो सकता था और उसकी भी कॉस्ट लूप 200 ही थी। तो पहले ई और डी करने की जगह में पहले ए करता या पहले ए करने के बाद ई और डी करता, फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आंसर सेम ही रहने वाला है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ए को कम करेंगे। कितने दिन से कम करेंगे, ए का कितना दिन अवेलेबल है, ए का 2 दिन अवेलेबल है, करेक्ट। तो 2 दिन कम सबसे कम हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। 2 दिन के 200 रुपये, मतलब द योर एडिशनल कॉस्ट इज़ 400 रुपीज़। तो स्टेप नंबर 3 में ए के 2 दिन ख़त्म कर दिए तो ये ख़त्म हो गया, 23 का 21 हो गया। स्टेप नंबर 3 में ए के वापस 2 दिन ख़त्म कर दिए, 23 का 21 हो गया। यहाँ पे भी स्टेप नंबर 3 में ए को ख़त्म कर दिया, यहाँ पे भी स्टेप नंबर 3 में ए को ख़त्म कर दिया, 23 का 21 हो गया। आई रिपीट, स्टेप नंबर 2 में ई और डी पहले किया था फिर ए किया था। आप उल्टा करते तभी भी फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये भी 200 है और ये भी 200 है। हाँ, अगर ये फॉर एग्जांपल 210 होता और ये 200 होता तो फिर वो गलत हो जाता। अगर सेम कॉस्ट है तो आपकी सीक्वेंस कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस वॉज टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हमने 3 स्टेप ख़त्म कर दिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप की तरफ बच्चों। स्टेप नंबर 4 में देखेंगे अभी हम क्या करेंगे। अभी बच्चों आपके वापस सारे के सारे क्रिटिकल पार्ट है। देखो कोई कॉमन चीज़ है क्या, तो कॉमन चीज़ इधर जी दिख रहा है, बी ई और जी, इधर सी डी ई और जी दिख रहा है, ये भी ई कॉमन है और जी कॉमन है। इधर डी एफ है, तो डी एफ तो नहीं है पर जी इधर भी दिख रहा है और बच्चों जी इधर भी दिख रहा है। तो एक बार मैं जी ले लूँ तो मैं सबसे एक साथ कर सकता हूँ जिसका कॉस्ट लोब कितना है, 400 है। तो एक ही एक्टिविटी कम करो, 400 रुपये हर जगह से कम होंगे। अगर वैसा नहीं करना है और हर एक से अलग अलग चूज़ करना है तो इसका फ़िलहाल का रैंक 1 कौन है, ई है, जो कितना रुपये खर्च करवा रहा है, आपके 100 खर्च करवा रहा है। ई इधर भी है तो 100 रुपये में ये दोनों का काम हो जाएगा। अभी इसका रैंक 1 कौन है, फिलहाल बेस्ट कौन है, ये है जो कितना वापस खर्चा करवाता है, डी 100 रुपया, तो 100 + 100 200 है। और वापस इसका रैंक 1 कौन है, तो एफ़ है। एफ़ इधर भी है बच्चों, एफ़ अगर मैं डी के जगह पे एफ़ ले लूँ तो मेरा इसका भी काम होगा और इसका भी काम होगा। ये 200 और ये 200 एफ़ ले लूँ तो मैं इधर से और इधर से काम हो जाएगा, 200 रुपये खर्च होंगे। और मैं अगर इधर से कॉमन क्या था, तो ई था, ई का कितना होगा, 100 एंड 100 300, 100 और 100 तो इधर का 100 आएगा और एफ़ का 200 आएगा, मतलब टोटल खर्चा 300 आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं ई लेता हूँ तो मेरा दोनों का काम होगा 100 रुपये में, अगर मैं एफ़ लेता हूँ तो ये दोनों का काम होगा 200 रुपये में, मतलब मेरा टोटल खर्चा 300 रुपये होगा। पर अगर मैं जी लेता हूँ तो मेरा सबसे एक ही इसमें काम हो जाएगा, पर मेरा खर्चा कितना हो रहा है, तो 400 रुपये हो रहा है। तो मैं मेरा पहला प्रेफरेंस तो 300 रुपये के लिए होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर ई लूँगा मैं, ई लेने से मेरा पहले दोनों का काम हो गया और दूसरे दोनों के लिए मेरे को एफ़ ले लूँगा मैं। अभी ई कितने दिन से कम हो सकता है, 1 दिन से कम हो सकता है, जबकि एफ़ 3 दिन से कम हो सकता है, करेक्ट। 3 दिन से कम नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि इसके पास देने के लिए एक ही दिन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ही दिन से कम करूँगा, ई और एफ़ दोनों को एक दिन से कम करूँगा मैं। कितने रुपए थे, ई के 100 रुपये थे और एफ़ के 200 रुपये थे, 300 रुपये खर्च होंगे एक दिन का, मतलब 300 रुपया। तो स्टेप नंबर 4 में हमने ई का एक दिन जो दिन था वो भी ख़त्म कर दिया, 21 का 20 हो गया, इधर भी 21 का 20 होगा। स्टेप नंबर 4 में ई का एक दिन हमने ख़त्म कर दिया, इधर भी 20 होगा। स्टेप नंबर 4 में एफ़ का 3 के जगह पे 2 दिन दिखेंगे,
इधर भी स्टेप नंबर 4 में एफ के 3 की जगह पे 2 दिन दिखेंगे और 21 का 20 हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसका सब कुछ खत्म हुआ है, इसका सब कुछ खत्म हुआ है, तो एक ही बचा है जी, और जी जो है वो तो कॉमन है, वो तो हर जगह से करना है। तो सीधी सीधी बात है, स्टेप नंबर 5 में हम लोग जी को कम करेंगे, और जी चारों में था। जी के पास कितने दिन थे, तो जी के पास 2 दिन थे, तो 2 दिन का कॉस्ट इनकर होगा एक्स्ट्रा। व्हाट इज़ माई कॉस्ट पर डे फॉर जी, इट इज़ 400 रुपीज़, करेक्ट ना। इसका कॉस्ट स्लोप कितना है, तो 400 रुपये आया पर दिन, तो 400 इंटू 2 800। तो स्टेप नंबर 5 में जी के 2 दिन और कम कर दिए, 20 का 18 हो गया, जी ख़त्म हो गया। इधर भी 20 का 18 हो गया, स्टेप नंबर 5 में ये ख़त्म हो गया। इधर भी 20 का 18 होगा, स्टेप नंबर 5 में ये ख़त्म हो गया। इधर भी 20 का 18 होगा, स्टेप नंबर 5 में ये ख़त्म हो गया। अभी आप ध्यान से देखोगे तो जो पाथ नंबर 2 है उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपकी क्रैश हो गई, मतलब इसमें और क्रैश करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मतलब आपका क्रैशिंग जैसे यहाँ पे रुकेगा, और ये प्रोजेक्ट फास्ट कर करके 18 दिन में ख़त्म हो सकता है। उसके ऊपर हम जा नहीं सकते, उसके नीचे हम जा नहीं सकते। कैसे पहचानने का आंसर सही है क्या गलत है, तो आपका जो कॉस्ट स्लोप है बच्चों वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाना चाहिए। आपका कॉस्ट पर डे धीरे धीरे करके बढ़ना चाहिए। तो आपका पहला 100 है, फिर 200 हुए, फिर 300 हुए, और फिर 400 हुए। तो द क्रैश ड्यूरेशन इज़ हाउ मेनी डेज, क्रैश ड्यूरेशन इज़ 18 डेज। मतलब जो प्रोजेक्ट आप नॉर्मली 25 दिन में करने वाले थे, आप फटाफट करना चाहो तो आप 18 दिन में उसको ख़त्म कर सकते हो। तो लास्ट सवाल क्या पूछता है, बोलता है एसेस द क्रिटिकल पाथ एंड नॉर्मल ड्यूरेशन, वो निकाल दिया। इवेलुएट द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 21 डेज। 21 डेज में ही ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपका कॉस्ट कितने से बढ़ेगा। तो बच्चों नॉर्मल ड्यूरेशन आपका 25 था, 25 से आपको कितने पे लाने का बोल रहा है वो, 21 डेज। मतलब आपको कितने दिन कम करने की बात कर रहा है वो, 4 दिन कम करने की बात कर रहा है। तो 4 दिन कौन से आएंगे, दिस इज़ डे 1, ये और ये, बस इधर तक ही आपको अगर करना है। तो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आएगा और परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट कितना आएगा। तो बच्चों मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, एडिशनल कॉस्ट इफ प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 21 डेज, 21 डेज में ख़त्म करना है। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, 100, 200 एंड 400, विच इज़ 700, which means your additional cost is 700 rupees. But what is they asking, they are asking percentage increase in cost, कितना कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, परसेंटेज कितने से इंक्रीज होगा। तो बच्चों नॉर्मली जब भी हम काम कर रहे थे तो नॉर्मल का टोटल कितना था, तो 4500 रुपीज़ था। तो 4500 रुपये के सामने आपके 700 रुपये इंक्रीज ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो कहना है से परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट बिकम्स 700 डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 100। 700 रुपये ज़्यादा होंगे 4500 रुपये के ऊपर, तो आपका परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, तो इट इज़ 15.55%, 15.56%। सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर इजी क्वेश्चन था। हाँ उसमें एक मिस्टेक थी, अभी देखेंगे इंस्टीट्यूट किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करती है। तो लास्ट के क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, दोनों इजी क्वेश्चन थे वैसे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ए जो था वो तो गेम थ्योरी के ऊपर का क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, 2 फर्म्स पी एंड क्यू आर कॉम्पिटिंग फॉर बिजनेस अंडर द कंडीशंस दैट वन फर्म्स गेन इज अनदर फर्म्स लॉस, बराबर ना। जो गेम थ्योरी का जो मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो है ये मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है फर्म पी, जिसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और फर्म क्यू को अपना लॉस मिनिमाइज करना है। फर्म पीस पे ऑफ मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। कैसा है कि अगर फर्म पी ने कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की और उसके सामने क्यू ने भी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की, तो पी को 10 रुपये का प्रॉफिट होगा या क्यू को 10 रुपये का लॉस होगा। इस हिसाब से मैट्रिक्स दिया है। सजेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर द 2 फर्म्स एंड एसेस द वैल्यू ऑफ द गेम। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फर्म पी को क्या स्ट्रेटेजी प्ले करनी चाहिए, क्यू को क्या प्ले करनी चाहिए, और इसमें से ओवरऑल वैल्यू ऑफ द गेम कितना है। तो क्या कर लिया, पहले तो मैट्रिक्स लिख लिया। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला देखते हैं कि क्या इस आंसर का सैडल पॉइंट है, मतलब क्या इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है क्या। उसके लिए क्या करेंगे, जो फर्म पी है, जो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, वो हर एक स्ट्रेटेजी के सामने उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना आएगा वो ढूंढेगा। तो व्हाट इज़ द मिनिमम ऑफ 10, 15 एंड -2, इट इज़ -2, 13, 12 एंड 15 इज़ 12, 16, 14 एंड 10 इज़ 10। दिस इज़ द मिनिमम प्रॉफिट, और इस मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। मतलब उसको पता है कि मैं ये खेलूँ तो मेरा मिनिमम 2 रुपये का लॉस होगा,
ये खेलूँ तो मुझे मिनिमम 12 का प्रॉफिट होगा और इधर मेरे को मिनिमम 10 का प्रॉफिट होगा, और मैं तो चाहूँगा कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम हो किसी भी हाल में। ये मेरे हाथ में है तो मैं मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा ये प्रॉफिट। तो ये तो -2, 12 एंड 10 का मैक्सिमम फिगर इज़ 12। तो पी के एंगल से देखा जाए तो 12 आ गया, पर वही बी के एंगल से ये लॉस मैट्रिक्स है, याद रखना। तो वो लॉस क्या है, वो देखेगा अपना मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है वो देखेगा और उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, हर स्ट्रेटेजी के अंदर का उसका लॉस, मैक्सिमम लॉस देखने की कोशिश करेगा। तो कॉलम का जो मैक्सिमम फिगर है वो निकालेंगे। 10, 13 एंड 16 इट इज़ 16, 5, 12 एंड 14 इज़ 14, -2, 15 एंड 10 इज़ 15। दीज आर द मैक्सिमम फिगर्स। इस मैक्सिमम फिगर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो 14 आएगी। 16, 14 एंड 15 का लोएस्ट फिगर इज़ 14। तो मिनी मैक्स फॉर क्यू इज़ 14, मैक्सिमिन फॉर पी इज़ 12, और ये दोनों मैच नहीं हो रहे। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड सैडल पॉइंट नहीं है। अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो हमको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सॉल्व करने के लिए अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता तो ऑडमेंट रूल से सॉल्व किया जाता। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो पहला मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही मैट्रिक्स पे जो ऊपर का है वो मैंने ऊपर लिख दिया। बच्चों पहला हम देखेंगे क्या रूल है। तो पी के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट मैट्रिक्स है, वो तो हमेशा चाहेगा कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा रहे किसी भी स्ट्रेटजी में। तो अगर किसी भी रो की प्रॉफिट की फिगर, किसी भी रो की फिगर किसी और की रो की फिगर से अगर ज़्यादा आती है तो वो हमेशा ज़्यादा आती है, इक्वल भी रहती है। मतलब इफ़ एनी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल रो आर ग्रेटर देन द एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो, तो जिसकी फिगर बड़ी है वो डोमिनेट कर रहा है और जिसकी फिगर छोटी है वो डोमिनेट हो रहा है, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इन दिस केस अगर मैं रो R1 और R2 को कंसिडर करूं तो इधर मेरे को पी सोचेगा इधर 10 का प्रॉफिट है तो इधर 13 का प्रॉफिट है, इधर 5 का है तो इधर 12 का है, और इधर 2 का है, -2 का लॉस है तो इधर 15 का प्रॉफिट है। मतलब R2 में हमेशा R1 से ज़्यादा ही प्रॉफिट होने वाला है। तो R2 डोमिनेट्स R1 और इसकी वजह से मैं R1 को कट कर सकता हूँ सीधा सीधा क्वेश्चन से। हेंस R1 इज़ डोमिनेटेड बाय R2 एंड R1 इज़ एलिमिनेटेड। तो अभी नया वाला जो मैट्रिक्स है उसमें से R1 हटा देंगे और ये वाला मैट्रिक्स आएगा। अभी कॉलम के एंगल से एग्जैक्टली उल्टा, उसके लिए लॉस वाली फिगर है, उसको तो उसका लॉस मिनिमाइज करना है। तो जैसे अभी मैं C1 और C2 को बात करूँ, सॉरी अगर मैं एक सेकेंड, जैसे मैं अगर C1 और C2 की बात करूँ तो C1 और C2 की बात करूँ तो क्या बात करे, वो क्या सोचेगा, क्यों क्या सोचेगा, इधर आऊँगा मैं तो मुझे 13 का लॉस है तो इधर तो सिर्फ 12 का ही लॉस है, वैसे इधर 16 का लॉस है तो इधर 14 का ही लॉस है। मतलब C2 में हमेशा लॉस कम ही होने वाला है कंपेयर टू C1। तो मैं C1 को सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मेरे अगले मैट्रिक्स से C1 भी एलिमिनेट हो जाएगा और अब मेरा जो मैट्रिक्स आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, C2 C3 और इधर आएगा R2 R3। मतलब दिस इज़ द मैट्रिक्स विच इज़ 12, 15, 14 एंड 10। एक बार ये आ गया तो बस अभी हम इस क्वेश्चन को 2x2 के मैट्रिक्स के आगे तरफ आ गया। क्या इसके आगे डोमिनेंस पॉसिबल है, क्या देखते हैं। रो के केस में बड़ी फिगर होनी ज़रूरी है, तो 14 इज़ ग्रेटर देन 12 बट 10 इज़ लेस देन 15, तो रो डोमिनेंस तो नहीं है। कॉलम के एंगल से देखते हैं, 12 इज़ लेस देन 15 बट 14 इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब कॉलम डोमिनेंस भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑडमेंट रूल से सॉल्व करेंगे। ऑडमेंट्स कैसे निकालेंगे, तो 12 माइनस, ये मैट्रिक्स लिख दिया ऊपर का मैंने, 12 माइनस 15 इज़ 3, 14 माइनस 10 इज़ 4, 15 माइनस 10 इज़ 5, 12 माइनस 14 इज़ 2। मेरे जो लेक्चर्स है उसके अंदर मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा बच्चों तो सब्सक्राइब करो, और आपके जो और कोई भी फ्रेंड्स रहेंगे जो CMA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, उनको अगर कोई वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप चैनल को सजेस्ट कर सकते हो। लेट्स गेट बैक टू दिस। तो मैंने ये ऑडमेंट्स निकाल दिए, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, दिस इज़ 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, तो 7 है, तो इट इज़ 4/7, दिस इज़ 3/7, वैसे दिस इज़ 5/7, दोनों का टोटल 7 है, एंड दिस इज़ 2/7। मतलब ये फर्म P R1 तो चूज़ ही नहीं करेगा, R2 को चूज़ करने की उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 है और R3 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। वैसे ही Q के एंगल से C1 चूज़ नहीं करेगा, वो C2 की प्रोबेबिलिटी 5/7 है, C3 की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकाला जाता है, तो कोई भी कैलकुलेशन करो, मैं चारों कैलकुलेशन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। यू कैन से 12 इंटू 4/7 प्लस 14 इंटू 3/7, you will get the answer 12.86, or you can say 15 into 4/7 plus 10 into 3/7, again you will get the same answer, or you can say 12 into 5/7 plus 15 into 2/7, you will get the same answer, or you can say 14 into 5/7 and plus 10 into 2/7, again you will get the same answer। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू ऑफ द गेम आ जाएगी। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन।
लास्ट जो क्वेश्चन था बच्चों वो भी एक तरीके का इजी क्वेश्चन था, बस आपको मॉडल पता होना चाहिए। बोल रहा ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली सेल्स रुपीज इन लैक्स ऑफ कमोडिटी क्यूमिन ऑफ बॉक्सिंग लिमिटेड फॉर द ईयर 2020 to 24 द फॉलोइंग कैलकुलेशंस वर मेड। 20 से लेकर 24 तक का डेटा का इस्तेमाल करके हमने कुछ ट्रेंड इस्तेमाल निकाला है। क्या ट्रेंड दिया है? वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 0.60 विद ओरिजिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है? तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में हो रहा है। 2020 का फर्स्ट क्वार्टर की फिगर 0 है एंड स्केल 1 यूनिट ऑफ टी इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। हर क्वार्टर के लिए एक एक यूनिट लेके चलना है। वेर वाई इज इक्वल टू क्वार्टरली सेल्स एंड टी इज इक्वल टू टाइम यूनिट्स। आपके मॉडल का ही क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ फिगर्स थोड़ी सी अलग है एक जगह पे। आपको क्वार्टर वाइज सीजनल इंडेक्सेस देके रखे। यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज एस्टिमेटेड सेल्स फॉर ईच ऑफ द 4 क्वार्टर ऑफ रिमेंबर 2024 का कैलकुलेशन करना है। आपका डेटा कहाँ से है? 2020 से। तो देखो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर ओरिजिन वाला है तो ये 0 है, और एक क्वार्टर का 1 है तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। 21 में कंटिन्यू होगा 4 5 6 7, 22 में कंटिन्यू होगा 8 9 10 11, 23 में और कंटिन्यू होगा। 24 में क्या आएगा? ये 15 पे ख़त्म हो रहा था तो ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टी। अभी ये टी को इस इक्वेशन में हम लोग डालेंगे। इक्वेशन में 24 की Q1 की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 25 प्लस 0.56 टी एंड टी इज़ हाउ मच? तो 16। तो ऐसे करेंगे तो हमको उनकी ट्रेंड वैल्यूज़ पता चलेगी। करेक्ट? तो ये ट्रेंड वैल्यूज़ है 34.6, 35.2, 35.8 एंड 36.4। पर इस ट्रेंड वैल्यूज़ को, वही लिखा मैंने इधर, पर इस ट्रेंड वैल्यूज़ को आपको सीजनल इंडेक्स के सामने एडजस्ट करना है। और सीजनल इंडेक्स कितना है? 90, 95, 105, 110। तो वो लिख दिया, उसको परसेंटेज टर्म्स में लेके आया 0.9, 0.95, 1.05 एंड 1.1। तो फाइनली इफ आई आस्क यू व्हाट इज़ माई एस्टिमेटेड सेल्स, तो बस आपको क्या करना है, ये 34.6 नॉर्मल होता, पर उस सीजनल इफेक्ट क्या है तो 90% ही होगा उसका सेल्स। तो 34.6 का 0.90 विच इज़ 31.14, 35.2 का 0.9 इंटू 0.95 33.44, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, विच इज़ एन ईजी क्वेश्चन। मॉड्यूल में सेम ऐसे क्वेश्चन है आपके इसके अंदर, सिर्फ फिगर्स एक जगह पे जिसके कैलकुलेशन करने पूछे वो अलग फिगर है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर पेपर। ऑफ कोर्स इट वाज अ लेंथी पेपर, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट पेपर। डिफिकल्टी कुछ क्वेश्चंस के अंदर थी ऑब्वियसली। तो इस सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं बच्चों। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे एजुकेशनल कंटेंट CA से जुड़े हुए मैं इस साइट के ऊपर, इस चैनल के ऊपर पोस्ट करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और आपके अगर कोई और फ्रेंड रहेंगे जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो उनको भी आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।